हाँ भाई, राम राम। सब लोगों को राम राम, सलाम वालेकुम, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो पाजी? ये नंबर चंगा। अरे जिंदगी कैसे चल रही है बेड़ू? जब बढ़िया चल रही भन्नाट। अपना ही बढ़िया, अपना ही बढ़िया। चौधरी जिंदगी में एकदम बढ़िया, सब एक नंबर चल रहा है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट में बड़ा आनंद है। बिल्कुल, ऊपर वाले की दया से उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, और चौधरी भी धमाधम एकदम बढ़िया स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ है। मजबूत इरादे, चाय चाय सुलट गई है। सिनेमा शुरू करने का वक्त आ गया है, करेंगे क्या बोलता है भाई? हाँ जी, राम 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 राम, बिल्कुल। तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं, रेस से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं। अक्सर सिनेमा बहाव बहाव में, फ्लो फ्लो में पता नहीं किस पड़ाव पे चला जाता है, और हमारा रेस का डिस्कशन छूट जाता है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे रेस के डिस्कशन से, सिनेमा बाद में शुरू करते हैं। तो रेस नंबर 3, उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, काफी वक्त मिल चुका है। साथियों, सॉल्यूशन भी देख लिया आप लोगों ने। मुझे ये बताइए कि ये आवाज, ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली आ रही है? जनता एक बार यस कर दीजिए मुझे, खट खट खट, यस 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 यस। सिंगल साहब, गुप्ता जी, दीपक साहब, बिल्कुल यस, परफेक्ट आ रहा है। चलिए साहब, तो अब मुझे डाउट बताइए रेस नंबर 3 में। एक डाउट मेरे पास जो है, जेनरली मैं उन डाउट्स को, बिल्कुल कुछ लोग बोल रहे हैं सब सारे हो गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं एक आधे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 जनता का अक्सर डाउट होता है, मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि PHO- इज मोर स्टेबल देन PHS-। देखिए साहब, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पे नेगेटिव है। फिलहाल जिन एटम पे नेगेटिव है, जो लोग मेरे साथ जीओसी में रिवीजन रिवीजन खेल रहे थे, उनको आइडिया रहा होगा साहब। तो बात यह है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पे नेगेटिव अगर चर्चा करूं, तो पता चलता है ऑक्सीजन नेगेटिव और सल्फर नेगेटिव फिलहाल पीरियड में मूव कर रहे हैं या बिडू ग्रुप में है? और पीरियड में चल रहे हैं या ग्रुप में? ग्रुप में कर रहे हैं। और अगर ग्रुप में करते हैं तो बताइए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल जनता ने जवाब दिया है, ग्रुप में EN या साइज। साइज, तो हम लोग साइज फैक्टर से देखेंगे। O नेगेटिव छोटी सी साइज है, S नेगेटिव बड़ी साइज है। लार्जर साइज जो आपकी वो स्टेबल होती है।
क्योंकि बड़ी साइज पे चार्ज बड़ी दूर दूर तक डिस्पर्स होता है, सो आराम से ऑक्सीजन की छोटी सी कुटिया है। देखिए साहब, ग्रुप में हम ये नहीं साइज देखेंगे, ऑक्सीजन की छोटी सी साइज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। सल्फर के बड़े से बंगले में वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की मदद से नेगेटिव चार्ज दूर दूर तक सो आराम से डिस्पर्स होगा। एस नेगेटिव इज द मोर स्टेबल। स्टेटमेंट वन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, स्टेटमेंट वन उलट गया है। रेजोनेंस एनर्जी की अगर चर्चा करता हूं स्टेटमेंट टू में, तो रेजोनेंस एनर्जी में देखूंगा पीएचओ माइनस, कैसा फोटो दिखता है पीएचओ माइनस का, ये बेंजीन का डब्बा है, पाई पाई पाई, और यहां बैठा हुआ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट करेगा, इजीली डोनेट करेगा। इजीली डोनेट इसलिए करेगा क्योंकि मुझे पता ना, ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन था? एस नेगेटिव। एस नेगेटिव अगर ज्यादा स्टेबल है तो ओ नेगेटिव कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज तड़फ रहा है। अगर भाई साहब तड़फ रहा है, देसी में समझ लेना, अगर तड़फ रहा है तो नेगेटिव चार्ज इन के इन प्रकार इन फटेक से डोनेट करना चाहता है ताकि उसका चार्ज खत्म हो जल्दी से जल्दी। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज जितना जल्दी, अभिनव साहब ईएन नहीं देखेंगे, आप बोल रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, गलत बात है। ग्रुप में हम लोग साइज से डोमिनेट करते हैं, तो ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग होती है जबकि पीरियड में ईएन डोमिनेटिंग होता है। फिलहाल ग्रुप में होता है तो ये नहीं, साइज देखेंगे। तो ओ नेगेटिव छोटी साइज होने के कारण जल्दी से डोनेट करना चाहेगा क्योंकि वो तड़फ रहा है, और जल्दी डोनेट करेगा तो रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज तेजी से डोनेट करेगा, जल्दी इजीली डोनेट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ी तेजी से भागेगा, और जितना ज्यादा भागेगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। क्योंकि रेजोनेंस में यही तो होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करेगा, जितनी ज्यादा तहजीब से भाग दौड़ करेगा सिस्टम उतना ज्यादा वर्क डन करेगा, जितना ज्यादा वर्क डन करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इस रिलीज एनर्जी का नाम क्या होता है? क्या होता है रे बिडू? रेजोनेंस एनर्जी। तो स्टेटमेंट टू ट्रू है, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, बट पहला वाला सुलट गया है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल पूछा गया जनता ने, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, तो साथियों आपको C5H10O पिछली रेस में भी आया था। आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं और उनमें से कौन कौन से टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं वो लास्ट रेस में मैंने डिस्कस कर लिया था। हालांकि जिन लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा उनको परफेक्टली चमक गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9th 11th और 6th, उम्मीद है एक बार साथियों आपने सॉल्यूशन जरूर देखे होंगे। ये कई बार बातें हम रिपीट करते हैं क्योंकि यहीं से हमारा समय बचता है। क्वेश्चन नंबर 6 जनता ने पूछा है, तो 6th वाला बताते हैं साथियों। 6 वाला बोल रहा है ये जो कंपाउंड है इसका न्यूमान प्रोजेक्शन आपने इस तरह रिप्रेजेंट किया है, अब बताइए साहब एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए एक्स और वाई को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड का कन्फर्मर बनाना पड़ेगा। ये कन्फर्मर इसमें दिखाया गया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक कार्बन पे क्लोरीन है और एक कार्बन पे पिछले वाले पे भी क्लोरीन है। फ्रंट कार्बन पे भी क्लोरीन होना चाहिए, बैक कार्बन पे भी क्लोरीन होना चाहिए। इनफैक्ट फ्रंट कार्बन पे क्लोरीन के साथ साथ आपका हाइड्रोजन भी मौजूद होना चाहिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद होने के बाद बैक कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो मैं बोलूंगा कन्फर्मर आप यहां से बना सकते हैं इस कार्बन के अक्रॉस, जिसमें इसको फ्रंट ले लीजिए और इसको बैक ले लीजिए। तो फ्रंट कार्बन पे आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन अवेलेबल है, तो जो अननोन हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। ऐसे ही बैक कार्बन पे जाएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अवेलेबल है, तो जो अननोन है वो वैल्यू वाई हो जाएगी। ऐसा एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी बन सकता था साथियों, CH3 CH, एक केस ये भी बन सकता है, देखिए CH, ये Cl, और यहां लिया आपने CH Cl Br। आप इसके क्रॉस भी कन्फर्मर बना सकते हैं, तब भी ये डायग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रंट कार्बन पे क्या कंडीशन है? फ्रंट कार्बन पे कंडीशन है कि साहब उस पे एक H और एक Cl होना चाहिए, बिल्कुल है, इस पे एक H और एक Cl। बैक कार्बन पे एक H और एक Cl होना चाहिए, बैक कार्बन पे एक H और एक Cl, इस पे भी एक H और एक Cl है, तो जो अननोन वैल्यू Y है वो आपका CH3 हो जाएगा। फ्रंट कार्बन पे जो अननोन वैल्यू है ये बड़ा सा ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, ये ब्रोमीन है साथियों, यहाँ हम ब्रोमीन बना देते हैं। ये लीजिए साहब, यहाँ आपका ब्रोमीन बैठा होना चाहिए। तो इस तरह आप अननोन वैल्यू एक्स एंड वाई कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भी जो है साथियों वो भी अच्छा सवाल है। देखिए 5वें वाले में एक्सप्लेन करते हैं। NaH की तरफ देखूं तो वो Na प्लस और H माइनस है। ऐसे कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मुझे मालूम है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है। NaS ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो Na प्लस और H माइनस होगा। NaH एक बेस की तरह काम करता है, मेटल हाइड्राइड है, मेटल का हाइड्राइड है, बेस की तरह काम करेगा। अगर NaH एक बेस की तरह काम करेगा तो फिर पहले वाले कंपाउंड को एसिड की तरह काम करना पड़ेगा। एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, तो इस कंपाउंड ने यहां से हाइड्रोजन डोनेट करेगा। साहब यहां से ही क्यों हाइड्रोजन डोनेट करेगा, अभी पता चल जाएगा। जैसे ये कंपाउंड H प्लस डोनेट करता है, H प्लस डोनेट करने के बाद खुद कार्बन के सर पे
जब ये कार्बन H+ डोनेट करेगा तो इस खुद कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ को रिलीज कर देगा, तो इस कार्बन के सर पे साथियों बनेगा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये बन गया P वाला फोटो। क्यों बोल रहा है, तो क्यों क्या बनेगा, यहां से H+ और ये H- दोनों आपस में क्लब होके, H+ और H- दोनों आपस में क्लब होके और H2 गैस बन के गुड़ गुड़ करके बाहर चला जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। अब आप बता दीजिए साहब कि Q का मोलिकुलर वेट कितना है, 2 है। P की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में रेजोनेंस करता हुआ नजर आएगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस करेगा तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि हर बार नेगेटिव चार्ज हर कॉर्नर पे जाएगा, तो आपको बारी बारी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के चेक करना पड़ेगा। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, 2 मोलिकुलर वेट इसका, तो टोटल x+y का वैल्यू समेशन 7 आ गया। देखिए मेटल और मेटल हाइड्राइड, जैसे NH है ये मेटल हाइड्राइड है, ऐसे अगर मेटल होता तो मेटल और मेटल हाइड्राइड हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, ये उनका पैदाइशी आदत होता है। मेटल हमेशा क्षार, ये बेसिक इन नेचर होता है, ऐसा आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा साथियों। ऐसे ही मेटल हाइड्राइड भी बेस की तरह काम करता है। चलिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सवाल था, 5वां सवाल अच्छा सवाल था। उसके बाद जनता ने मेरे से जो डाउट पूछा है वो सवाल था साहब 8वां सवाल और 9वां सवाल। देखिए साथियों 8वें और 9वें सवाल में ये चर्चा रेस नंबर फर्स्ट में कर चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9th रेस नंबर फर्स्ट में चर्चा कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8th में जब जीओसी रिवाइज करवा रहा था आप लोगों को, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जीओसी के 5 जो हैंडआउट्स थे रिवीजन लेक्चर के वो भी अपलोड कर दिए हैं, तो जो हमने 5 लेक्चर में जीओसी रिवाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 8 वहीं पर चर्चा करी थी, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। हालांकि पिछली रेस में भी रोटेशनल एनर्जी बैरियर पर चर्चा की थी। करना क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर का बेसिक फंडा मैं साथियों आपको बता देता हूँ। ए और बी है, ऐसे ही ए डबल बॉन्ड ए है, आपको इस बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन करना है। जब दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, मैं बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल आसान हो जाएगा। दो बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड से, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो पंखा खरकर 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 रोटेट करता हुआ चला जाएगा, तो रोटेट करने में उससे तकलीफ बहुत कम होगी। रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट अक्रॉस द फ्री बॉन्ड। ए और ए के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है इसके अक्रॉस रोटेट करने में जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो तकलीफ महसूस हो रही है, उसका नाम होता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेट करने में जो बैरियर महसूस हो रहा है, यहीं पर साथियों अगर वो दो बॉन्ड से कनेक्टेड होता तो फिर उसको रोटेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब बता के आओ, फेफड़ा बाहर निकल आता तेरा। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप रोटेट करेंगे तो रोटेशन आसान नहीं है, रोटेशन इज नॉट इजी। अगर वो रोटेशन आसान नहीं है तो आप बोलेंगे बैरियर जो है वो ज्यादा लगेगा आपका। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है रोटेशनल एनर्जी बैरियर, मतलब साथियों यूं देख लो, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बैरियर महसूस होगा। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा ये शायद अब तेरे दाएं हाथ का खेल है, रेजोनेंस करवा करवा के चेक कर लेना। रेजोनेंस होगा पाई टूटेगा, बॉन्ड लेंथ वाले सवाल दुनिया भर के मैंने रिवीजन में हाल फिलहाल करवाए हैं आपको, वहां से रोटेशनल एनर्जी बैरियर आता है। CH बॉन्ड एनर्जी, जिन भी लोगों ने पूछा है पापी इंसान थे, उन्होंने शायद रेस नंबर फर्स्ट नहीं किया। रेस नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 यही है, रेस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज रेफर रेस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्टली वही है, वहां पे भी बताया था कि CH बॉन्ड को तोड़िए, फ्री रेडिकल बनाइए, C फ्री रेडिकल बनाइए, शायद लोगों को याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऐसा। और फिर जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो पहले आप CH बॉन्ड को तोड़िए, मैं फिर से बता दिया, देखिए साहब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़िए, क्योंकि एक्चुअली लेबोरेटरी में जो CH बॉन्ड एनर्जी डिसाइड होती है वो बॉन्ड को होमोलाइटिक तरीके से तोड़ा जाता है, फ्री रेडिकल बनाया जाता है। जिसका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी लगती है। तो आप बारी बारी से जो जो बॉन्ड बोल रहा है कार्बन DEFG, तो जो जो है देखिए साहब, ये DEE वाला ये रहा, F वाला ये रहा, और G वाला ये रहा, D वाला ये रहा, तो इनको तोड़िए, यहाँ बारी बारी से एक एक फ्री रेडिकल बनाइए आप। अब इन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लीजिए, वो शायद आपको आता है, केटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। देखिए साहब हर्षित साहब बोल रहे हैं साहब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे सोल्व किया है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हर्षित बाबू हम लोग ठीक उसी अंदाज से निकालते हैं जैसे अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालते थे। उन जनता को तकलीफ हो सकती है जो लेक्चर कहीं ना कहीं एक आधा मिस कर देते हैं साहब, जो रेगुलर रूटीन में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको कभी तकलीफ नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें उसी कनेक्टेड सीक्वेंस में है। एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जिन लोगों ने ये लगता है कि साहब 11वीं में हम एलन में थे नहीं पढ़ाई किया, या हम एलन में थे ही नहीं साहब हम पहली बार एलन में आए हैं, यकीन मानिए चौधरी ये मान के चल रहा है कि पीछे आपने बहुत पाप किया है। मैं चीजें एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, और जितनी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अगर आपने उतनी भी कर ली है अभी हाल फिलहाल जीओसी और आइसोमेरिज्म में, आपको 12th क्लास में तकलीफ नहीं होगी।
मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको किसी रेस या किसी सीट में तकलीफ नहीं होगी। जितनी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बहुत ही कंसाइज वे में करवा रहा हूँ, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी आप तक सप्लाई कर दी जा रही है। तो कभी कभार आपके मन में ऐसा आता है कि आज वाला टॉपिक तो मेरा देखा हुआ है, लेकिन मानिए अगर आप अभी भी पाप कर देते हैं, लेक्चर को मिस कर देते हैं, लाइव लेक्चर नहीं देखते हैं, वो रिकॉर्ड होने के बाद नहीं देखते हैं, होमवर्क अब आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, अब आप दुगुना पाप कर रहे हैं। या आपका कैजुअल एटीट्यूड आपके लिए तबाही ला सकता है। जैसे जिन लोगों ने 9th नंबर का सवाल पूछा है वो शायद उन्होंने पाप किया है, क्योंकि ये रेस नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 था, एग्जैक्टली उस दिन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फ्री रेडिकल निकालिए। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी साथियों हम लोग ठीक उसी अंदाज में निकालते हैं जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालते हैं। मतलब जिंदगी में जब जब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालना हो, ठीक एग्जैक्टली उसे केटाइन की तरह समझ लेना। वो इसलिए समझ लेता हूँ क्योंकि केटाइन हो या फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि केटाइन 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है और फ्री रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चलिए धीरे धीरे कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो सुगले जो रेस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा, सुलड़ गए जलान इंसान। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला सवाल है ये है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें में किसी को डाउट है? अरे हो गया गया, हर्षित साहब बोल रहे हैं अब आ गया मेरे को। हर्षित साहब आपका यस सुन के मेरी आत्मा को सुकून मिला। 10वें में जनता को डाउट ना है। ऋषभ साहब बोल रहे सर 11वीं क्लास में बहुत पाप किए हैं। सुगलो जिंदगी में कहते हैं हर पाप की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कहता हूं जब जागो तब सवेरा। जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आज ही t=0 सेट कर लो, और जब t=0 सेट कर लो बस उस दिन से, ठीक आज से पाप करना बंद कर दो। बस जितना मास्टर ने बोला है उतना भरोसा रखूंगा, और जो जो मास्टर पढ़ा रहा है बिना सोचे समझे बस उसी को पढ़ना है। मास्टर पे ये भरोसा रखना है कि चौधरी जो कर रहा है वो मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहा है। बस इतनी सी चीज दिमाग में रखते हुए जो जो लेक्चर में अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, एक एक चीज को सुकून से पढ़ता रहे, बिना दिमाग में कोई बवाल मचाए हुए। और जो जो होमवर्क दे रहा हूँ उतना करता रहे। कुछ डाउट्स आएंगे, डेली डेली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। एक आधा सवाल कहीं डाउट में रह जाता है, व्हाट्सएप पे भेज दिया अगर, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उम्मीद है जनता को विद इन 20 आवर्स पहले पहले से जवाब मिल जाता है। मैं तो कोशिश यही करता हूँ रात के पहले पहले दे दा के फिर सोए, कोई परेशान ना हो। चलिए सा रेस हो गया कह रहे, कन्फर्म है। चलिए जी अब आगे आते हैं आज के लेक्चर पे। कहो तो सिनेमा शुरू करे भाई। अरे सिनेमा शुरू करेंगे जनता की आवाज आई, यस 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 यस। अब देख कई सूगले आईपीएल वाईपीएल की बात कर रहे हैं, सूगले सन्नाटे में हैं, तो पढ़ाई की बातें करेंगे। अब सिनेमा शुरू हो जाएगा है। पापियों की कमी नहीं है, इस ग्रुप में भी 4-5 तो पापी हैं ही। चौधरी इग्नोर कर रहा है इन लोगों को। ये अल्लाह भाई, आइसोमेरिज्म आज शुरू करते हैं। मेरे को आइडिया ये है कि भाई हमने जो है, अरे कंप्यूटर चल रहा है, अरे क्या हो गया भाई तेरे को? अरे कब खुलेगा भाई? ये ले दूसरा कर लेते हैं। हाँ ये लगा खुल गया। अरे कंप्यूटर सुलट गया, टेक्निकल बातें होते हैं कई बात है। कंप्यूटर वाले सूगलों ने पाप कर दिया है। ये ले, तो अब चल बढ़िया से शुरू करते हैं। बढ़िया एनर्जी है। 20 मिनट अपने डिस्कशन के रखते हैं, 2-4 मिनट अपन जनता का इंतजार करते हैं। फिक्स से रूल है कि 10:05 10:04 पे अपन वीडियो ऑडियो शुरू करेंगे, और 15-20 मिनट अपन रेस का जो भी डिस्कशन है वो बातें करेंगे, और 10-20 20-25 तक अपना सिनेमा शुरू हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए साहब, अब जनता कुछ लोग बोल रही है साहब टेस्ट वेस्ट का क्या है, पोस्टपोन हो गया है कि नहीं हो गया। देखिए साथियों, ये सारी चीजें आप सी सेट पे चेक करते रहे, वहां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नोटिस बोर्ड सेक्शन पे जा जाके इधर अपने को वो बातें नहीं करनी है। इधर अपने को क्या बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर की बातें करेंगे। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत साइड वाली इधर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए साहब, तो ये बता कि भाई फिशर डायग्राम पिछली क्लास में पढ़ाया था क्या? अरे जाते जाते पढ़ाया था। फिशर डायग्राम सवाल उसी से, उसी टॉपिक से मैं आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देख जनता डेली रेगुलर लेक्चर अटेंड करेगी, उसी को मुनाफा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगले 15 से 20 मिनट आप एकदम सुकून से बैठ जाए। फिशर डायग्राम लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था रे? बात ये थी कि भाई फिशर डायग्राम जो होता है घोड़ा होता है ना, घोड़ा खड़ा होता है। घोड़ा क्या होता है? खड़ा होता है। लेकिन ये कंफर्म था कि वो एक घोड़ा होता है। और अगर घोड़ा है तो ये भी हम पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में कि फिशर डायग्राम एक इक्लिप्स फॉर्मेट होता है।
2D रिप्रेजेंटेशन होता है, खड़ा घोड़ा होता है, और ये भी बड़ी चीज थी, फिशर डायग्राम कैसा होता है, इक्लिप्स फॉर्मेट होता है। समझ आया क्या? तो ये बात है। अगर ये इक्लिप्स फॉर्मेट है तो फिलहाल जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये बताओ साथियों कैसा है, स्टेगर्ड है या इक्लिप्स है? ये ऋषिराज साहब ने मुझे बताया कि साहब ये स्टेगर्ड है। जिन लोगों ने कन्फर्मर का आइडिया है उन्हें पता है साहब स्टेगर्ड है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ साहब। फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियां लगी हुई हैं, बैक कार्बन पे भी पंखे की 3 ताड़ियां लगी हुई हैं। अगर फ्रंट वाले कार्बन और बैक वाले कार्बन की ताड़ियां एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं, बोले तो आगे वाला पंखा पीछे वाले पंखे पे एग्जैक्टली आमने सामने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्मेट। और आगे वाला पंखा पीछे वाले पंखे पे उल्टा बैठा हुआ नजर आता है, तो उसे कहा जाता है स्टेगर्ड फॉर्मेट। फिलहाल जो पंखा दिखाई दे रहा है साथियों आपको, आगे वाले 3 ताड़ी का पंखा पीछे वाले 3 ताड़ी के पंखे पे एग्जैक्टली उल्टा पड़ा है, उल्टा पड़ा है। अगर आपको फिशर डायग्राम बनाना है तो उन्हें उल्टा नहीं, सीधा एक दूसरे के आमने सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, जनता मुझे कह रही है साहब स्टेगर्ड से पहले इक्लिप्स बनाओ तभी फिशर बना पाओगे, तो पहले पंखा घुमा दे। पंखा घुमाना पड़ेगा। अब किसी को भी कार्बन को घुमा सकते हैं। लेट से मैंने फ्रंट कार्बन को तो फिक्स रख लिया और बैक कार्बन को घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसी तेरी मर्जी है। मैंने बैक कार्बन को घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते 60 डिग्री घुमाऊंगा तो जनता को फील आ रही होगी भाई साहब कि कैसे होने वाला है। ये CHO घूमते घूमते इसके पीछे चला जाएगा, ये OH घूमते घूमते इस OH के पीछे आ जाएगा, और ये H घूमते घूमते H के पीछे चला जाएगा। बोले तो 60 डिग्री मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। जैसे ही मैं इसे 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, अगला फोटो देखना साहब। फ्रंट वाले कार्बन के साथ मैंने कोई भी छिड़कानी नहीं की है। सुनते रहें साथियों, सुनते रहें। जैसा मैंने वादा किया कि आप अगले 10 से 15 मिनट सिर्फ सुनना है, चैट की मोहजाल से लिखने से थोड़ा बाहर निकलियो, सिर्फ सुनना साहब। मतलब यूं मान के चलना कि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, लाइव वाला 15 मिनट के लिए बंद है, मतलब चैट वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इतना मान के चलना। CHO पीछे की साइड चला गया और OH इसके पीछे आ गया है, और ये H जो है घूमते घूमते, ये H जो है घूमते घूमते इस H के पीछे आ गया साहब। ये लीजिए साहब, ऐसा फोटो बन के तैयार हो गया। अब मुझे एहसास हो गया है कि आगे वाला जो पंखा है पीछे वाले पंखे पे एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर गया है। इसको कहा जाता है साथियों इक्लिप्स फॉर्मेट। ये बन गया आपका इक्लिप्स फॉर्मेट। हाँ, इसमें जनता को एक डाउट ये आता है कि साहब इसने 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया? ये CHO 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता तब भी तो यहाँ पंखे पे पंखा सुपर इम्पोज हो जाता। ये कोई भैंस को डंका थोड़ी ना मारा कि CHO COH के पीछे जाना चाहिए, CHO OH के पीछे आ जाता, ये OH इस पे चला जाता और ये हाइड्रोजन इस पे चला जाता, तब भी तो ट्राइंगल पे ट्राइंगल सुपर इम्पोज कर जाता। क्या वो इक्लिप्स फॉर्मेट नहीं होता? बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्मेट होता। क्या सर वो करेक्ट होता? बिल्कुल वो भी करेक्ट होता, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या साहब उससे जो मैं फिशर डायग्राम बनाऊंगा वो एक्जैक्टली सेम आएगा? बिल्कुल वो आंसर आपका सेम ही आएगा। मतलब आप कैसे भी जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमाए, या मैं तो बोलूंगा इसको 120 डिग्री घुमा देना। इसको CHO को 60 यहाँ घुमा दे, फिर 120 और घुमा दे, तो CHO घुमाते घुमाते यहाँ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पत्ती की बात इतनी है कि आगे वाले ट्राइंगल पे पीछे वाला ट्राइंगल सुपर इम्पोज करना चाहिए, उसको कहते हैं इक्लिप्स फॉर्मेट। कैसा भी घुमा तेरी मर्जी है सा। मैंने थोड़ा इसको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाया क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। कैसे लिखता है दिखने में अच्छा? ये OH OH पे आ जाएगा, H H पे आ जाएगा, एक सिमेट्री जैसी फील आती है, इसलिए मैंने उसको ऐसा घुमा दिया। बाकी तू कैसा भी घुमा ले, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जनता का पहला डाउट क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए सा, एक बार इक्लिप्स बन गया तो इक्लिप्स फॉर्मेट लास्ट क्लास में बता के आया था। फ्रंट कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियां हैं, बोले तो COH ऊपर है फ्रंट कार्बन पे, H और OH नीचे की साइड है। बैक कार्बन पे जाऊं तो CHO ऊपर की साइड है, H और OH पीछे की साइड नीचे टांगों के फॉर्मेट में। आप चाहें तो इस इक्लिप्स फॉर्मेट से पहले साहॉर्स प्रोजेक्शन बना लीजिए, इसको सामने से टिल्ट करके नीचे की साइड ले आइए, घोड़ा बना लीजिए, और फिर इस घोड़े को शादी में डायरेक्टली खड़ा कर देना। ऐसा कर सकते हैं जैसा लास्ट क्लास में सीखा कि सामने से पकड़ के नीचे ले आया, साहॉर्स बनाया, और फिर घोड़े को खड़ा कर देना। अगर आपको ठीक ठीक विजुलाइज हो जाता है तो मैं बोलूंगा हम लोगों ने सामने से जो देखा इसको यहीं से डायरेक्टली खड़ा कर सकते हैं क्या? क्या हम न्यूमान प्रोजेक्शन से ही डायरेक्टली इसको खड़ा कर सकते हैं क्या? अरे जनता का जवाब चाहिए मुझे। क्या न्यूमान में भी घोड़ा डायरेक्टली यहां से विजुअलाइज हो चुका है क्या रे? मतलब एक स्टेप कम करना चाहता हूं मैं न्यूमान से साहॉर्स बनाना ही नहीं चाहता, मेरे को डायरेक्ट यहीं से घोड़ा दिख रहा है न्यूमान में ही। ये घोड़े की मुंडी, दो टांगे, घोड़े का पूंछा, दो टांगे, और शादी में घोड़ा खड़ा किया तो टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर, H और OH टुवार्ड्स द व्यूअर, H और OH टुवार्ड्स द व्यूअर, मुंडी और पूंछा अवे फ्रॉम व्यूअर। जो अवे फ्रॉम व्यूअर जाएगा वो वर्टिकल लाइन पे डाल देंगे, और जो टुवार्ड्स द व्यूअर आएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे डाल देंगे। तो साथियों मैंने एक स्टेप कम करने की कोशिश किया, नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर रहा हूं। तो जैसे ही आपने किया होगा, अगर जनता को ठीक ठीक समझ आ गया होता, तो ये जो फ्रंट कार्बन होता है साथियों, जैसे आप घोड़ा खड़ा करते हैं, फ्रंट कार्बन आपका टॉप कार्बन बन जाता है।
ये जो गोला मैंने बनाया है उसको बैक कार्बन कहते हैं। जैसे आप घोड़ा खड़ा करते हैं बैक कार्बन आपका बॉटम कार्बन बन जाता है। फिशर डायग्राम 2D रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। अब मुझे जनता का जवाब चाहिए कि साहब सबसे ऊपर की साइड में यहाँ मुझे क्या रखना चाहिए। जिन लोगों को ठीक ठीक फील आ गया है, जहां मैंने आपको हाथ का साइन दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एनएस साहब, तेजस्वी गोयल साहब सबने बताया COOH रखना चाहिए। चलिए साहब वहां पर आपने COOH रख लिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ आजू वाली टांग में, लेफ्ट वाली टांग में यहाँ क्या रखनी चाहिए जहां हाथ दिखाई दे रहा है। एच 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 ऋषभ साहब, सौम्या साहब, सिंगल साहब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप एच रखेंगे। ये लीजिए साहब एच रख लिया। बाजू वाली पोजीशन में यहाँ क्या रखेंगे। और अब बताओ रहा ये जैन साहब ने बोला, मयंक गुप्ता साहब ने बोला OH रखना। बिल्कुल परफेक्ट है साहब, जनता समझ रही है। यहाँ पर आपको OH रखना है। मुझे बताइए अगर आपने ठीक ठीक विजुअलाइज किया तो बॉटम वाली पोजीशन पे यहाँ क्या रखना है बेड़ू। अरे क्या रखना है, कोठारी जी ने भी बता दिया साहब क्या रखना है, CHO रखना है। CHO, ये घोड़े की पूंछा है, पूंछा है तो पूंछा वाला पीछे चला जाएगा। पीछे वाली जो टांगे हैं वो दोनों आजू बाजू आ जाएंगी, पीछे वाली टांगे यहाँ आएंगी। तो बताइए साहब आजू में क्या रहेगा। और आजू में H, बाजू में OH। एक जनता ने नाम नहीं पढ़ पाया, उस सूगले ने मेरे को फोटो बना के भी भेज दिया, बढ़िया लगा साहब। उसने एकदम फोटो खींच के खट्ट से डाल दिया, बोला ऐसा फिशर डायग्राम बनेगा। तो ये फिशर डायग्राम बनाने की तकनीक मुझे समझ आ गई। तो लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको फिशर का आइडिया दिया था। आज हमने एक सवाल और किया और इससे विजुअलाइज किया कि देखिए फिशर डायग्राम आप डायरेक्टली स्टेगर्ड फॉर्मेट से नहीं बना सकते। पहले आप फिशर को बनाना है तो इक्लिप्स में लेके आइए, और एक बार इक्लिप्स बन गया आप तो सीधा सीधा घोड़ा खड़ा कर देना, एक झटके में आपका फिशर डायग्राम बन जाएगा। यहाँ जनता को ये पता होना चाहिए COH और CHO 180 डिग्री पे नहीं होते, दोनों पैरेलल होते हैं। घोड़े की मुंडी और जो पूंछा होता है वो अवे फ्रॉम व्यूवर बैक साइड रहता है, दोनों अवे फ्रॉम व्यूवर बैक साइड रहता है। साइड से ऐसे दिखाऊं तो दोनों पैरेलल 0 डिग्री पे रहते हैं। ये ज्ञान की बात है, ये पता होनी चाहिए। चलिए साहब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। साथियों हमने ये कहानी इतनी है। लास्ट क्लास में हमने RS नोमेनक्लेचर सीखा था वेज-डेस कॉम्बिनेशन में। आज चूंकि फिशर डायग्राम सीख चुके हैं तो आज अपन जो RS नोमेनक्लेचर सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे RS लगाते हैं, कुछ खास नहीं है, सारे रूल सेम है। सारे रूल सेम है, एग्जैक्टली वही जो लास्ट क्लास में सीखे थे, कुछ भी नया नहीं है। बस ध्यान इतना रखना, वही प्रायोरिटी देंगे सारे ग्रुप को 1 2 3 4। पिछली क्लास में अपन वेज-डेस में सीख रहे थे, आज अपन फिशर डायग्राम में सीखेंगे। 1 2 3 4 प्रायोरिटी दे दिया, 1 से 2, 2 से 3 मूवमेंट करेंगे, इग्नोरिंग नंबर 4। इफ क्लॉकवाइज देन R, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन S। ध्यान रखने वाली बात है कि फोर्थ ग्रुप मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। चौथा ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि फिशर डायग्राम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात समझ आ जाती है। तो ये लीजिए साहब छोटा सा सवाल है, पहले नंबरिंग दीजिए CIP रूल के अकॉर्डिंग। पहले देखिए कहीं कायरल सेंटर है क्या। हाँ साहब ये वाला आपका कायरल सेंटर है। इस पे OH, फ्लोरीन, CH3 और H अलग अलग है। साथियों ये फिशर डायग्राम है, एक ही कायरल सेंटर का फिशर डायग्राम है। ठीक है जी, फिशर डायग्राम है तो अब नंबरिंग देना शुरू करते हैं। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 नंबर होता है, फिर ऑक्सीजन 8 नंबर होता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। तो ये हाइड्रोजन को मैंने प्रायोरिटी दे दी, वो फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन आपका बैठा हुआ नजर आएगा। अब चेक करके बताइए क्या फोर्थ नंबर का ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है। हाँ साहब वर्टिकल लाइन मतलब टॉप या बॉटम में कहीं भी हो सकता है, वर्टिकल लाइन वो है। चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे मूव कर जाइए 1 2 2, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3 मूवमेंट किया। ये ले बेड़ू 1 2 3, 1 2 3 मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन आया तो आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, R। लास्ट क्लास में सीख के आए थे। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फिर से कायरल सेंटर है, प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। ब्रोमीन को 1 नंबर, फिर क्लोरीन 2 नंबर, फ्लोरीन 3 नंबर और कार्बन को नंबर 4 मिलेगा। चौथा नंबर मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब टॉप या बॉटम किधर भी हो सकता है। वर्टिकल लाइन पे दिया और अब मूवमेंट करना शुरू किया 1 से 2, 2 से 3, इग्नोरिंग नंबर 4। फिर से क्लॉकवाइज जाते हुए नजर आए। एक बार आंसर फिर से कैसे आया रे, R आया। क्या कोई मुझे जनता ये बता सकती है कि हम चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे ही क्यों रख रहे हैं टेक्निकली। अरे बीड़ू लास्ट क्लास में CIP ने क्या बोला था, फोर्थ ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम व्यूअर। फोर्थ ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम व्यूअर। क्या आपको पता है जब फिशर डायग्राम में जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो अवे फ्रॉम व्यूअर ही होते हैं। तो यहाँ CIP की बात लागू होती है, उसी राज को हमने लिख दिया। हाँ वर्टिकल लाइन पे होगा तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज तो S। किंतु परंतु बट लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि साहब चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे ना हो, मतलब ना टॉप पे हो ना बॉटम पे हो। ऐसा हो सकता है वो लेफ्ट राइट में किधर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है खास। देखिए आ जाते हैं सवाल से समझ लेते हैं। ये ले फोटो, नंबरिंग कर दे। 1 नंबर ब्रोमीन, 2 नंबर फ्लोरीन, 3 नंबर ऑक्सीजन, 4 नंबर कार्बन। 1 2 3 मूवमेंट किया, 1 के बाद 2,
1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 जैसे मूवमेंट किया ये एल है। क्लॉकवाइज घुमा तो आंसर आया आर। और अब बाद में पता चला कि भाई चौथा नंबर है वर्टिकल लाइन पे है कि ओरिजेंटल लाइन पे है। और वर्टिकल पे कि ओरिजेंटल पे है? ओरिजेंटल पे है। अगर चौथा नंबर ओरिजेंटल पे है तो जो भी आंसर आएगा वो मत रखना भाई साहब, क्या करना है, आंसर पलट दीजिए। जो भी आंसर लेके आए उसको पलट दीजिए बस। फिशर डायग्राम में आरएस में दो ही केस हो सकते हैं, या तो चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे बैठेगा या तो चौथा नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बैठेगा। वर्टिकल लाइन पे बैठता तो जो आप सोच रहे हैं वो आंसर आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है दो ही केस बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो जो भी आप आंसर लेके आए उसे पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, सिंपल है। तो ये यहाँ तक फिशर डायग्राम में आरएस निकलना बड़ा आसान है। अब ये अगर जनता को बात समझ आ जाती है तो अगला एग्जाम्पल अब मैं जनता की मदद से चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ साहब आपका इन्वॉल्वमेंट। अब मैं आपकी चैट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें कितना कायरल सेंटर है। सवाल नंबर चौथे में भाई साहब कितना कायरल सेंटर, जनता ने जवाब दिया 2 कायरल सेंटर। यानी दोनों कायरल सेंटर पे आपको आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। करेक्ट है। बारी बारी से दोनों पे निकालते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर वाले कायरल सेंटर पे देखो तो HClOH और चौथा ग्रुप एक कार्बन की लड़ाई। ये देखिए कार्बन है डायरेक्टली, ये फर्दर एटम तो कार्बन से कनेक्टेड है लेकिन पहला एटम कार्बन ही है। पहला एटम नीचे की साइड में कार्बन है, पहला एटम हाइड्रोजन है, पहला एटम ऑक्सीजन है और पहला एटम क्लोरीन है। सीआईपी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दूंगा तो क्लोरीन 1 नंबर पे, ऑक्सीजन 2 नंबर पे, कार्बन 3 नंबर पे और हाइड्रोजन 4 नंबर पे। प्रायोरिटी समझ आ गया भाई साहब। 1 2 3 4 मूवमेंट कर दीजिए, 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज आया तो आर। अब मुझे ये बता कि आर रखना या पलट देना है। अरे सेम रहेगा या पलटी, पलटी खाएगा क्योंकि चौथा नंबर किधर है अरे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। देवी और सज्जनों, चौथा नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब भी होता है आंसर आपको सेम नहीं रखना है, पलट देना है। बस इस दिव्य ज्ञान का एहसास होना चाहिए, ये आंसर ऐसा आएगा। अब चलते हैं नीचे वाले कार्य सेंटर पे। अब आनंद आ रहा है। नीचे वाले कार्य सेंटर पे देते हैं तो प्रायोरिटी देना शुरू किया। कौन कौन से ग्रुप लगे हैं पहले वो चेक कर लेता हूँ। इस कार्य सेंटर पे एक तो ब्रोमीन है, एक इस पे OH है, एक इस पे H है और एक ऊपर की साइड में कार्बन की लड़ है। पहला एटम तो देखिए साहब, इस कार्बन से ऊपर की साइड में कार्बन ही कनेक्टेड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्लोरीन OH वो कनेक्टेड है, वो बाद की बात है। पहला तो कार्बन ही कनेक्टेड है। ऊपर की साइड में कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। हाईएस्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, फिर ऑक्सीजन को मिलेगा, फिर कार्बन और चौथा नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। दे देते हैं प्रायोरिटी इनको। ये लीजिए साहब, 1 नंबर, 2 नंबर ऊपर की साइड, 3 नंबर ऑक्सीजन। ओ गलती हो गया भाई, 2 नंबर ऑक्सीजन को मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा ऊपर की साइड। ये थोड़ा सा काट देते हैं इसको। 3 नंबर मिलेगा ऊपर वाले कार्बन के लड़को, ये 3 नंबर मिला और ये चौथा नंबर हाइड्रोजन मिला। 1 2 3 मूव किया, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3 मूवमेंट करता हुआ नजर आया तो एंटी क्लॉकवाइज मिला। एंटी क्लॉकवाइज मिला तो आंसर ऐसा आया। अब मुझे ये बताइए कि भाई साहब सेम रखना या पलट देना है। सेम रखना है क्योंकि चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे जहां है वहां का वहीं टिका हुआ है। ठीक समझ आ गया है भाई साहब। तो ये आंसर आपका मिलता हुआ नजर आया कि इसमें दोनों कायरल सेंटर पे एस और एस कॉन्फ़िगरेशन मिला। उम्मीद है साथ अब आप फिशर डायग्राम में आप कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ करना कि नहीं करना ही है। चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे तो जो आंसर आ रहा है वो रख दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो पलट दीजिए। आसान है, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। कुछ फिशर की प्रॉपर्टीज हमारे पास है। अब अगले 2 4 मिनट के लिए फिर से एकदम शांत हो जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, आयुष साहब करें मजा आ गया, बिल्कुल मुझे मजा आ गया। अब मैं आपकी चैट को फिर से हाइड कर रहा हूँ साथियों, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ आपकी चैट को। अब आप 2 से 4 मिनट को फिर से सुकून से सुनिएगा। चौधरी बता ही देता है कि मैं आपकी चैट को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि सत्य वही है साहब। जब मैं रिदम में होता हूँ तो आपकी चैट पे मैं फोकस कम कर देता हूँ और मैं एक रिदम में, एक फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ। जिस वक्त मुझे लगता है कि अब आपके डाउट सुनने चाहिए उस वक्त पर मैं सुन लेता हूँ, आपसे पूछ भी लेता हूँ। यही सत्य है, इस सत्य को स्वीकार कीजिएगा। चलिए साहब, तो पहला फोटो है, ये दूसरा फोटो है। अब पहले फोटो और दूसरे फोटो को ये प्रॉपर्टीज ऑफ फिशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे फोटो को तो पहले गोली मारी है। एक काम करते हैं ना, बेसिक से शुरू करते हैं। इस फोटो में एक कायरल सेंटर है। मेरा सवाल है इस कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताइए। तो मैंने नंबरिंग दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फ्लोरीन मिला 4 मिला। 1 से 2, 2 से 3 आर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। फिर अगला सवाल है कि साहब इस फोटो से अगला वाला फोटो देखा मैंने, पहला फोटो देखा, ये फोटो देखा और दूसरे फोटो को देखा। जैसे इन दोनों फोटो को देखता रहा तो पता चला आयोडीन अपनी ही जगह है, फ्लोरीन अपनी ही जगह है। आपने क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज कर दिया है।
क्लोरीन और ब्रोमीन को आपने एक्सचेंज कर दिया है। देखिए साथियों, फिशर डायग्राम में जब भी आप दो ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं, ये फिशर की प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने आर निकाला है पहले कंपाउंड का, ये दूसरे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली एस हो जाता है। यही फिशर की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो ग्रुप को आप आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, किन्हीं भी दो ग्रुप को अगर आप आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन जो कायरल सेंटर के अबाउट होता है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। अगर इसका आर है तो इसका एस हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो बोला सही बोला कि नहीं बोला। चलिए निकालते हैं। आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, क्लोरीन 3 नंबर, फ्लोरीन 4 नंबर। 1 2 3 मूवमेंट किया। देखिए साथियों, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आंसर ऐसा आएगा। तो कुछ लोगों ने निकाला ऐसे, लेकिन चौधरी ने डायरेक्टली बता दिया। कैसे बताया? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। क्या प्रॉपर्टी थी? कि अगर ग्रुप एक बार एक्सचेंज कर देते हैं, किन्हीं भी दो ग्रुप को एक बार एक्सचेंज कर देते हैं आपस में, तो आंसर रिवर्स हो जाता है। एक बार कर सकते हैं आप, एक बार एक्सचेंज किया है, 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी है कि अगर आपने ऑड टाइम एक्सचेंज किया होता है, यहाँ एक बार एक्सचेंज किया है, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, ऑड टाइम एक्सचेंज करते हैं, तो आंसर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है कि साहब ऑड टाइम एक्सचेंज किया। मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल हमने एक टाइम किया आ गया, फ्यूचर में इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि ऑड टाइम एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी, सेम एग्जांपल है, सेम फोटो है और ये फोटो है। इन दोनों फोटो को देखा और देखते देखते चौधरी सोचता रहा क्या बदलाव हुआ है। तो पता चलता है ब्रोमीन और क्लोरीन भी एक्सचेंज हुआ है, पलटी खा गया है, और आयोडीन और फ्लोरीन को भी हमने एक्सचेंज किया है। सवाल आपसे क्या पूछेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया है और बोलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे कि उसको देखेंगे भी नहीं और इसका अपनी मर्जी से आरएस निकाल लेंगे। मेरे जैसे इंसान ने क्या किया, इसको देखा, टुकुर 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 दोनों को देखता रहा। पता चला साहब ब्रोमीन क्लोरीन एक्सचेंज किया, फ्लोरीन आयोडीन एक्सचेंज किया। इस बार सूगले ने और नहीं, इवन टाइम एक्सचेंज किया है। और जब इवन टाइम एक्सचेंज करते हैं तो चौधरी को ये राज की बात पता है कि भाई साहब इवन टाइम एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं था, आंसर सेम ही आता है। ये मेरे को मालूम था। ये राज की बात मैंने आज तेरे को बता दी। ये फिशर डायग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि फिशर डायग्राम में जब आप ऑड टाइम एक्सचेंज करते हैं, एक बार, 3 बार, 5 बार, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। जैसे कि दूसरे सवाल में देखूं तो ब्रोमीन क्लोरीन एक बार एक्सचेंज किया, आयोडीन फ्लोरीन एक बार एक्सचेंज किया, मतलब टोटल एक्सचेंज आपने 2 बार कर दिया। इवन टाइम एक्सचेंज किया 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। आत्मा की शांति के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक ठीक सोचा है कि नहीं सोचा। प्रायोरिटी दे दीजिए साहब। आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, क्लोरीन 3 नंबर, फ्लोरीन 4 नंबर। 1 से 2, 2 से 3 मूवमेंट किया। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर ऐसा आएगा। बाद में पता चला चौथा नंबर जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसे काट के आपको आर लाना ही पड़ेगा। मतलब हमने जो सोचा वो ठीक सोचा है। तो ये दो प्रॉपर्टियां थी साथियों, जो लैंग्वेज फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिख दी है कि ऑन वन एक्सचेंज or odd exchange between the groups, configuration reverse. While on the even exchange, no change in the configuration remains exactly same. This is the first property of the Fisher diagram. अगली एक और प्रॉपर्टी है, देखना साहब। सेम एग्जांपल मैं वापस लिख देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। फोटो हमारा ऐसा था, यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ है आयोडीन, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ऊपर है ब्रोमीन। एक और फिशर डायग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या प्रॉपर्टी है देखना कि मैंने फ्लोरीन को फिक्स रखा, फ्लोरीन को लॉक कर दिया। इस फ्लोरीन को लॉक करके, किसी भी एक ग्रुप को लॉक करके, बचे हुए जो 3 ग्रुप हैं क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इनको हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लोरीन घुमाते घुमाते यहां ले आया, आयोडीन घुमाते घुमाते ऊपर ले गया और ब्रोमीन घुमाते घुमाते आ गया। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, बचे हुए 3 ग्रुप को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्लोरीन घूम के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आयोडीन घूम के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और ब्रोमीन घूमते घूमते यहाँ आ चुका है। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, किसी भी एक ग्रुप को फिक्स कर लीजिए, कोई फ्लोरीन फिक्स नहीं है, आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक ग्रुप को फिक्स कर लीजिए। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स ऑन रोटेटिंग रेस्ट ग्रुप, क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कॉन्फ़िगरेशन में साथियों कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका आर था तो इत्तेफाक से इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर ही आएगा। चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। सेम एग्जांपल लिया, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, ये लेफ्ट फ्लोरीन को कर दे फिक्स कर दे और बचे हुए 3 ग्रुप को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ब्रोमीन घूमते
घूमते यहाँ, आयोडीन घूमते घूमते यहाँ, और क्लोरीन घूमते घूमते ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला फोटो बन के तैयार हो गया है कि आयोडीन यहाँ आ गया है, क्लोरीन ऊपर और ब्रोमीन। इस बार भी जो आंसर आएगा साथियों वो भी आपका सेम ही आएगा। क्या आएगा रे? अगर पहले वाले का आंसर आर है तो इसका आंसर भी क्या आएगा? आर ही आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी धीरे? कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, किसी भी एक ग्रुप को फिक्स कर दिया, बचे हुए तीन ग्रुप को पंखे की तीन ताड़ियों की तरह खरखर खरखर क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फिशर की दूसरी प्रॉपर्टी है। उम्मीद है साथियों आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ आया होगा। दोनों प्रॉपर्टी क्या थी एक बार फिर से बता देते हैं बीड़ू। फोटो क्या पूछा है? पहला वाला ऑड एक्सचेंज करोगे तो आंसर, समराइज कर रहा हूं, ऑड एक्सचेंज करोगे तो आंसर पलट जाएगा, इवन एक्सचेंज करोगे तो आंसर सेम रहेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ग्रुप फिक्स कर लीजिए, फ्लोरीन आयोडीन भी कर सकते हैं आप, आयोडीन को फिक्स करके फिर क्लोरीन को यहां ले आइए, आयोडीन को फिक्स कर दीजिए, क्लोरीन यहां ले आइए, फ्लोरीन ऊपर ले जाइए और ब्रोमीन यहां ले। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, एक पे हाथ रख लीजिए, उसको लॉक कर दीजिए, कील ठोक दीजिए, उसको हिंज कर दीजिए, और बचे हुए तीन ग्रुप को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा दें, कॉन्फ़िगरेशन कभी बदलता ही नहीं है। ये दिव्य राज अगर आपको पता चल जाता है ना साथियों, अगले पेज पे सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। इस सवाल को देखना आप। सवाल आपसे क्या पूछा है कि दो फोटो आपसे दिए गए हैं, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। आपसे ये पूछा गया इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। ऑप्शन आपके पास मैं दे देता हूं। आर दे आर आइडेंटिकल और नॉट, वो कंपाउंड अलग अलग है या वो सेम है। आपको दो ही जवाब देने हैं, या तो आपको बताना है वो सेम है या आपको जवाब देना है वो अलग अलग है। मैंने देखता रहा, मैं दोनों फोटो को देखता रहा, टुकुर 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 देखता रहा, तो पता चलता है भाई साहब ऊपर वाले हिस्से पे तो कोई बदलाव है ही नहीं, ये तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। नीचे वाले कायरल सेंटर पे देखा तो इस कायरल सेंटर पे कौन कौन मौजूद है। इस कायरल सेंटर पे एक CH3, एक Cl, एक H और एक ऊपर लाल लाल वाला जो बड़ा गोला है। इस कायरल सेंटर पे चार ग्रुप है। मैंने क्या किया, इस लाल वाले पूरे के पूरे ग्रुप को लॉक कर दिया। इस कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में CH3, Cl, H और लाल वाला ग्रुप है। मैंने पूरे के पूरे लाल वाले ग्रुप को कील ठोक दिया एकदम, कील ठोक के, और बचे हुए तीन ग्रुप को क्या किया, CH3 घुमा के यहां ले आया, क्लोरीन घुमा के यहां और हाइड्रोजन घुमा के यहां। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, अरे बाबा, कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, एक को लॉक कर दे और बचे हुए ग्रुप को क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा, आंसर में बदलाव ही नहीं होगा। CH3 घूम घूम के, CH3 घूम के नीचे आ गया, क्लोरीन घूम के ऊपर चला गया, हाइड्रोजन घूम के दूसरे पार चला गया। कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, बचे हुए तीन ग्रुप को क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा, आंसर में कभी भी बदलाव नहीं होगा। अगर आंसर आपका सेम हुआ इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिकल। और जनता को अब फील आई क्या? तो अब इसमें आम जनता क्या करती है, उनके बीच में रिश्ता पूछते तो आम जनता क्या करती है पता है? वो पहले इसका कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालेगी, RS निकालेगी, फिर इसका RS निकालेगी, इन दोनों का, इसका RS निकालेगी, इसका RS निकालेगी, फिर इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेगी, इसका RS निकालेगी, फिर बोलेगा ये सेम है, ये सेम है, तब जाके बोलेगी आइडेंटिकल। अब उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, दो बार RS कॉन्फ़िगरेशन इनका कायरल सेंटर का निकालना पड़ा, दो बार RS कॉन्फ़िगरेशन इनका निकालना पड़ा, टोटल चार बार RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ा। और चौधरी जैसा इंसान क्या कर रहा है, खट्ट से इसको देखा, इसको देखा, देखते देखते प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, फिशर डायग्राम की, कि कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, बचे हुए तीन ग्रुप को क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमा, आंसर में बदलाव नहीं होता। एक झटके में 30 सेकंड में सवाल का जवाब दे दिया, क्या रे, आइडेंटिकल। इससे हमारा सवाल आसान हो जाता है, करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो दोनों तरीके मैं लिख देता हूं। पहला तरीका थोड़ा महंगा है, वे वन, चेक बाई RS। वे टू, यूज फिशर प्रॉपर्टी। फिशर की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लीजिए भाई साहब, एक झटके में आपको आंसर मिल जाएगा। सुना है दूसरा वाला रास्ता सस्ता है और जल्दी मिलता है। अगर ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है तो गजोदर भैया अगला सवाल तेरे लिए। अब तक सारे सवाल चौधरी कर रहा था, अगला सवाल देख के एग्जाम्पल नंबर 2, दो फोटो मैंने बनाया है। अब जनता से मैं जवाब चाहता हूँ, जनता के जवाब में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि भाई साहब अब ये दोनों कंपाउंड में क्या रिश्ता है, दोनों अलग अलग है या सेम है। अब सारे लोग देखिए और देख के और जवाब देने की कोशिश कीजिए, टुकुर 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 टुकुर। हाँ, अब जनता का जवाब आ भी रहा है। सेम 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 आइडेंटिकल। ऋतुराज, प्रदीप, चित्रन, तनीश, पीयूष, आयुष, कमल, सबका सेम आ रहा। अरे बीड़ू भाई
हम्म। अरे एक सुगला डिफरेंट बोला है, ऋषभ राज ने डिफरेंट बोला है। कैसे रहा सुगले इधर देख रहा है, बाकी सब जनता सेम सेम, तब धड़ाधड़ इक्वल आ रहा है देख। अरे ऋषभ राज इधर देख, जब दोनों कंपाउंड को देखा तो दोनों को देखने के बाद पता चलता है नीचे वाले हिस्से में तो कोई बदलाव ही नहीं है सुगले, तो कीपिंग वन ग्रुप फिक्स, इसको लॉक कर दे। ऊपर वाले कायरल सेंटर पे COH यहाँ ले आ, OH उधर ले जा और H ऊपर ले जा, कीपिंग वन ग्रुप फिक्स। बचे हुए 3 ग्रुप को क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। आंसर में कोई बदलाव है ना होगा रे। अरे तो आंसर क्या आएगा भाई, आइडेंटिकल है। अरे ऋषभ राज समझ आया क्या, बाकी जनता को तो पहले आ चुका था, बिल्कुल परफेक्ट है। ऋषभ राज साहब जवाब चाहिए मुझे आपका, यस या नो में खट्ट से मुझे लिख के भेजिए, बिल्कुल सब लिख रखा है इसलिए शुक्ला बोलता सर सारे लोग सेम लिख रहे थे इसलिए हम डिफरेंट लिख दिए, गजब सटकी होगा तो और क्या बोल रहे हैं सर, OD1 कब लगाएंगे? OD1 कोठारी साहब जब जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना मैंने जो सीख लिया वो हर जगह लगाना है। जब सवाल में उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों लगाएंगे? सवाल में जिसकी जरूरत है वो ओड इवन वाले, इस सवाल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सवाल में तो मैंने कीपिंग वन ग्रुप फिक्स और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ली, तो सीख के रखिए, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना साहब 2-4 मिनट फिर से सुकून से सुनना। हम लेबोरेटरी में गए और लास्ट क्लास में हम जब जा रहे थे तो लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड का घोल बना बना के हमने पॉलीमीटर ट्यूब में रख दिया। बार बार पॉलीमीटर ट्यूब में रख रहा था और चेक कर रहा था कि PPL को घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है, बारी बारी से चेक कर रहा था। अब पता चलता है कुछ कंपाउंड PPL को रोटेट कर रहे थे और कुछ कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहे थे। जो रोटेट कर रहे थे उनको ऑप्टिकली एक्टिव का दर्जा दे दिया और जो नहीं कर पा रहे थे उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव का दर्जा दे दिया। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे दुनिया भर के कंपाउंडों को मार्क करते रहे, एक्टिव इनएक्टिव। तभी हमारे दिल में ख्याल आया कि साहब लेबोरेटरी में तो ठीक है कि हम बता देंगे, लेकिन जब सवाल हमारे पास एग्जाम हॉल में आएगा, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देगा और मुझसे पूछेगा कि बता बेडू ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो मेरे पास तो लैब नहीं होगी, तो सिर्फ मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि वो एक्टिव है या नहीं है? तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें एक ब्रह्मास्त्र दिया। ये हम नहीं, उन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके ब्रह्मास्त्र हम लोगों तक पहुंचाया और बोला कि हमने बार बार लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके ये ऑब्जर्व किया है साइंटिफिकली कि ऐसे कंपाउंड जिसमें POS और COS absent होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें absent होती है, वो कंपाउंड हमेशा PPL को रोटेट कर देता है। यानी ऐसे कंपाउंड को क्या कह दिया जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। आज मुझे एक थ्योरेटिकल ब्रह्मास्त्र मिल गया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें POS एंड COS एंड दोनों absent होना चाहिए, एक नहीं एंड बोला है, एंड बोला है, बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही absent होना चाहिए, तब जाके कंपाउंड PPL को घुमाएगा और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। यानी कोई भी कंपाउंड आज के बाद दे दे, डायरेक्टली चेक कर, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों absent हो जाए, खट्ट से मार्क कर देना ऑप्टिकली एक्टिव। एकमात्र तरीका है कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बताने का। कायरल सेंटर सब मोहमाया है साहब, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है POS और COS का absent होना। तभी दिल में ख्याल आया कि भाई साहब ये POS क्या भला होती है, बहुत बार नाम लियो सर, हालांकि लास्ट क्लास में COS आपको नाम सुनाया था, बट एक बार मैं चाहता हूं 2-4 एग्जांपल बेसिक से सारी जनता ही देख ले, जिन्होंने कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना वो भी सुन ले, कुछ लोगों ने सुन रखा उनका रिवीजन हो जाएगा। साहब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो फुटबॉल देखा रे, हमारा फुटबॉल सामने पड़ा है। फुटबॉल को अगर मैं इस वर्टिकल एक्सिस के क्रॉस काट दूं तो काटने के बाद 2 टुकड़ा बनेगा, एक आजू में एक बाजू में। काटने के बाद क्या आपको एहसास हो रहा है दोनों टुकड़ा एग्जैक्टली सेम है और एक दूसरे की मिरर इमेज है? बीच में अगर मैं शीशा लगा दूं तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऐसा कंपाउंड जिसको किसी प्लेन के अक्रॉस काटने के बाद दोनों टुकड़े समान मिले और एक दूसरे की मिरर इमेज मिले, तो कहा जाता है इस कंपाउंड में, इस प्लेन के अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। किसी भी एक प्लेन के अक्रॉस काटिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली, आड़ा टेढ़ा, जैसी आपकी मर्जी है, काटने के बाद 2 टुकड़े जो है वो दोनों एग्जैक्टली समान हो और एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो कह देना उस कंपाउंड में, उस प्लेन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फुटबॉल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा, वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस ये जो आपने बनाया, नहीं, क्या बात करता है, फुटबॉल को तो ऐसे काट दे, तरबूजा काटेगा ऐसा
आधा टुकड़ा ऊपर आधा नीचे। साहब ऐसे क्यों, डायगनली काट दे। तो जितनी तेरी मर्जी आड़ा टेढ़ा तिरछा जब भी काटेगा हमेशा दोनों टुकड़े सेम मिलेंगे और एक दूसरे की मिरर इमेज बोले तो बीच में शीशा लगा देना, चेक कर लेना। बोले तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये राज पता चल गया तो ये अल्लाह बेड़ू सवाल तेरे सामने, तेरे को बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, यस या नो में जवाब देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई कंपाउंड आए और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो कोई भी एटम अगर आपके सामने मौजूद हो हमेशा उस एटम को एक क्रिकेट की बॉल समझ लेना, एक स्फेरिकल एटम समझना। एटम हमेशा स्फेरिकल गोला होता है, ऐसा कंसीडर करते हुए फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में सोचना शुरू करना। तो पहले कंपाउंड में अगर देखूं तो मुझे एहसास होता है कार्बन एक क्रिकेट का गोला, कार्बन एक क्रिकेट की बॉल, कार्बन कार्बन ऐसा बैठा है, ऐसा इमेजिन करना, पूरा 3D का खेल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन क्रिकेट की बॉल है। इस कार्बन से ऊपर की साइड में क्लोरीन क्रिकेट की बॉल है, नीचे एक हाइड्रोजन गोला है, ऊपर क्लोरीन है नीचे एक हाइड्रोजन है। ऐसा कार्बन कार्बन और इससे इस कार्बन से 2 एटम कनेक्टेड है, इस कार्बन से 2 एटम, ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन है। अब अगर आप देखें कि साहब इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये समझ लेना ये क्रिकेट की बॉल, ये क्रिकेट की बॉल, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। अगर मैं इसे वर्टिकली काट देता हूँ, अगर मैं इसे वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस काटता हूं तो देखना साथियों, काटने के बाद क्या कार्बन के सामने कार्बन आ जाएगा, क्या क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ जाएगा, क्या हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा। काटने के बाद दोनों टुकड़े इक्वल हैं और अगर बीच में शीशा लगाऊं तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, तो मैं कहूंगा साहब इस कंपाउंड में इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के अक्रॉस, इस प्लेन के अक्रॉस इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री POS मौजूद है। उम्मीद आप पकड़ रहे हैं चीजों को। चलिए, अगर ये बात समझ आ जाती है तो अगला सवाल बता दीजिएगा, क्या अगले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जनता का इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। और है क्या रे, अरे क्या वर्टिकल काट दूं क्या। हाँ काट दो ना साहब, वर्टिकल काटोगे तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कार्बन के सामने कार्बन, हाइड्रोजन के सामने। क्या साहब हॉरिजॉन्टल भी काट दूं क्या। हाँ, हॉरिजॉन्टल भी काट सकता है। हॉरिजॉन्टल काटेगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर इसमें और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। हाँ, वर्टिकल काट, हॉरिजॉन्टल काट, डायगोनली भी काट सकता है। डायगोनली काटेगा, ऐसे डायगोनली काटेगा, ऐसे डायगोनली काटेगा तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा भाई, और ये लाइन वाले सारे एटम आधे आधे कट जाएंगे। जैसे हॉरिजॉन्टली काटा तो कार्बन आधा आधा बाइसेक्ट हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। क्या सर और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मेरा सवाल है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना भाई साहब, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या 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 क्या, sp2। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सुना है जिंदगी में जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 आता है ज्योमेट्री हमेशा प्लेन रहती है, प्लेन ऑफ पेपर में बैठता है। यानी प्लेन ऑफ पेपर में है तो पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेन ऑफ पेपर में बैठा हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेन ऑफ पेपर में। अब सुनना, कान खड़े कर लेना भाई साहब। आपने कभी सैंडविच खाया तुमने। जब मैं सैंडविच खाता हूं तो एक ब्रेड का टुकड़ा ऊपर रहता है, एक ब्रेड का टुकड़ा नीचे रहता है और बीच में बैठता है आलू की टिकिया। अगर इसे बीचों बीच से काट देता हूँ, स्लाइस कट काटता हूँ, सैंडविच कट काटता हूँ, तो ब्रेड का टुकड़ा ऊपर, ब्रेड का टुकड़ा नीचे, ब्रेड के सामने ब्रेड और बीच में आलू की जो टिकिया है वो आधा आधा कट गया, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस प्लेन के अक्रॉस काटता हूँ, स्लाइस कट काटता हूँ, सैंडविच कट काटता हूँ, तो इसमें हाँ साहब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली वही इस कंपाउंड सेकेंड में है। विद इन द प्लेन स्लाइस कट काट दीजिए। ये जो आपका कंपाउंड है स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है मैं इसको एकदम सामने लेके आ रहा हूँ, एकदम ऐसा। ये जो सी डबल बॉन्ड सी एच और एच एकदम यहां से उठा रहा हूँ, स्क्रीन से उठा रहा हूँ, ये सामने ले आ। अब इसको इमेजिन करना, ये है कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन से ऊपर है कनेक्टेड हाइड्रोजन, नीचे है हाइड्रोजन। इमेजिन करना साहब, पूरा 3D का खेल है। इस कार्बन से ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है हाइड्रोजन। ये आपने एल्कीन बना दिया। विद इन प्लेन चाकू लेके आना, वर्टिकल काटा, हॉरिजॉन्टल काटा, ठीक है। मैं स्लाइस कट काट रहा हूं, अगर मैं चाकू ऐसे लेके आता हूं, देखना साहब कार्बन कार्बन है और चाकू मेरा ऐसा वाला है, ये कार्बन पड़ा हुआ नजर है और चाकू अगर मैं ऐसे लेके आता हूं तो ये कार्बन जो है इसके परखच्चे उड़ेंगे,
कैसे उड़ेंगे? ये कार्बन आधा सामने आधा पीछे। इस कार्बन पे ऊपर की साइड में देखूं, इस कार्बन पे तो ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। चाकू की नोक पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी चाकू की नोक पे आएगी साहब। स्लाइस कट जब काट रहा हूं तो कार्बन को एक मोटा क्रिकेट की बॉल समझना, हाइड्रोजन ऐसा कंचा कंचा पड़ा हुआ नजर आए। इस चाकू की नोक पे तीनों एटम जो आएंगे तो हाइड्रोजन आधा सामने आधा पीछे, करते करते आ रहे कार्बन आधा आगे आधा पीछे, करते करते नीचे आया हाइड्रोजन आधा आगे आधा पीछे। क्या आपको एहसास हो रहा चाकू बहुत लंबा अपना वाला, कटते कटते इस पार भी आएगा। यहाँ कौन मिला रहे? कार्बन। ऊपर कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। नीचे कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। ये भी जब ऐसे खट 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 कटेगा तो कार्बन भी आधा सामने आधा पीछे, ऊपर वाला हाइड्रोजन आधा आजू में आधा बाजू में, नीचे वाला हाइड्रोजन आधा आजू में आधा बाजू में। बोले तो इस चाकू की नोक पे ये जो मेरा एल्कीन बैठा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस चाकू की नोक पे देखूं तो सारे एटम आधे आधे बाइसेक्ट हो चुके हैं साहब। इसे कहा जाता है स्लाइस कट। स्लाइस कट यूं समझिए, मेरे पास अगर कुछ देखूं तो ये ले भाई कीबोर्ड ही ले ले, कीबोर्ड को गोली मार, ये ले अपना, ये ले माउस वाला पैड ले ले, इसको एक मोटा पैड समझना साहब। ऐसा अपना कॉपी जो आपके बाजू में है एक मोटा कॉपी लेना और इसको बीचों बीच से अगर काटता हूं, इमेजिन करना ऊपर वाला हिस्सा एग्जैक्टली नीचे है तो ये आधा ऊपर कट जाएगा और आधा नीचे कट जाएगा, इसको इतना मोटा समझ लेना सा। तो कटते कटते आया तो प्लेन जब कटते कटते इस पार जाएगा तो आधा ऊपर आधा नीचे, यानी ये पूरा का पूरा बाइसेक्ट हो जाएगा। इसे स्लाइस कट या सैंडविच कट के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो माउस वाला पैड है यूं समझ लेना एल्किन इसी में बैठा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे मोटे मोटे क्रिकेट की बॉल है। जब ऐसे ऐसे खच 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 काटेगा ना तो सारे एटम आधे ऊपर आ जाएंगे आधे नीचे रह जाएंगे, स्लाइस कट हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। हाँ साहब, जब भी दुनिया में कोई भी कंपाउंड प्लेन ऑफ पेपर में बैठता है तो उसमें हमेशा स्लाइस कट जरूर मिल जाती है, उसमें सारे एटम बाइसेक्ट होते हुए नजर आएंगे। हाँ, उसके लिए जरूरी है एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp या sp2 होना चाहिए। तो इसमें एक स्लाइस कट भी मौजूद है। अगर जनता को फील आ जाती है स्लाइस कट क्या बला होती है, मेरा दिव्य सवाल साथियों अब आपसे ये है कि जब मैंने एग्जांपल नंबर सेकंड को स्लाइस कट काटा है तो बताइए कितना एटम बाइसेक्ट हुआ रहा है? एग्जाम्पल नंबर सेकंड को जब मैंने स्लाइस कट काटा है तो कितना एटम बाइसेक्ट हुआ है? ये जनता की फील बताएगी भाई साहब, उनको समझ आया कि नहीं आया? जनता छह 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 छह, एक शुक्ला चार भी जवाब दिया, एक ने दो भी जवाब दिया, और अब भाई साहब कितने, सृष्टि जी ने, स्पर्श कोठारी साहब ने छह दिया, डागर कुमार साहब, आयुष साहब, सब छह 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 छह। अरे कोई दो भी बोल रहा है, एक बीच में फिर से दो आया, उड़ता उड़ता नाम भूल गया, ये ले निकल लिया। तो भाई साहब अगर आपको पता हो तो जब आपने इसे स्लाइस कट काटा होगा तो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 सारे एटम बाइसेक्ट होते हुए नजर आएंगे वीरू। तो कार्बन भी आधा ऊपर आधा नीचे, दोनों कार्बन सुलटेंगे और चारों हाइड्रोजन भी सुलटेंगे रे गजोदर भैया। तो इस प्लेन में जितने भी आएंगे सारे आधे आधे बाइसेक्ट होंगे, छह के छह एटम बाइसेक्ट होते हुए नजर आएंगे। हाँ साहब, स्लाइस कट किया है तो जितना भी एटम प्लेन ऑफ पेपर में है 6 एटम बाइसेक्ट होंगे जी। बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है, जनता को उम्मीद है अब समझ आ चुका है रे। बिल्कुल पुलकित साहब को बोल रहे हैं अब ठीक है अब ठीक है। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साहब, अब इतना समझ आ जाता तो अगला सवाल ले ले। ये ले एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख के बता। हाँ, ये परफेक्ट पूछा है जनता ने कि साहब क्या एग्जांपल नंबर फर्स्ट में भी स्लाइस कट है? बिल्कुल है। दुनिया का वो हर कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, जो आपका प्लेनर है sp और sp2 वाला है, उसमें भी स्लाइस कट है। मतलब एग्जांपल नंबर फर्स्ट में भी डेफिनेटली स्लाइस कट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्लेनर है तो स्लाइस कट कंफर्म है, ये बात समझ आ गई। तो अब एग्जांपल नंबर थर्ड करना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे ये बताइए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है? और तीसरा वाला में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा वर्टिकल 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 काट दूं क्या बिहार के सामने क्लोरी? ऐसा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ना 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 ना, डायगोनली 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 ना ना ना, कहीं और से काट सकते हैं क्या? एक जवाब आया है मेरे को, स्लाइस कट। हाँ साहब, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नहीं काट सकते, लेकिन ये तो कंफर्म है ना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये भी sp2 तो प्लेन ऑफ पेपर में है, यानी ये पूरा वही वही मैंगो स्लाइस काट रहा है बेडू। इस पैड की तरह, माउस पैड की तरह पड़ा है, पूरा मोटा कंपाउंड समझना, और ऐसा खच 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 काटेगा तो क्या ऐसा सोरा छौ का छौ एटम बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी ब्रोमीन जो इस कॉर्नर पे बैठा है ऐसा क्रिकेट की बॉल की तरह, वो ब्रोमीन कटेगा तो कैसे कटेगा? गोल बोल ब्रोमीन समझना, आधा ऊपर आ जाएगा आधा नीचे, ब्रोमीन के सामने ही ब्रोमीन आ जाएगा।
फ्लोरीन, आधे फ्लोरीन के सामने ही आधा फ्लोरीन आ जाएगा, बीच में कहीं कार्बन पड़ा है, कार्बन भी जब कटेगा तो आधे कार्बन के सामने ही आधा कार्बन। बिल्कुल जनता ने जवाब दिया है। हाँ साहब, छाओं के छाओं एटम बाइसेक्ट होते हुए नजर आएंगे, यानी हाँ साहब इसमें भी आपका स्लाइस कट मौजूद है, स्लाइस कट मौजूद है। यानी पिछले में देखूं तो एग्जांपल नंबर सेकंड में भी स्लाइस कट था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में भी स्लाइस कट है। वो दुनिया के सारे कंपाउंड जिसमें sp और sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन आते हैं उन सब में क्या होता है, स्लाइस कट होता है, खट 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 सारे एटम बाइसेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट है। तो अब मुझे ये बता कि चौथे एग्जाम्पल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बता रहा भाई, अरे चौथा कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है। हाँ साहब, अगर इस चौथे कंपाउंड को इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस काट देते हैं तो CH3 के सामने CH3 आएगा, हाइड्रोजन के सामने आपको हाइड्रोजन बैठा हुआ नजर आएगा। हाँ साहब ऐसा काटिए ना, तो इस कंपाउंड में वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड को देखने का एक नजरिया ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैं अपना आंख इधर लगा देता हूँ, गजोदर अपने आंख इधर ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देखता है तो दोनों CH3 उससे टुवार्ड्स द व्यूअर मुझे अपनी तरफ नजर आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ग्रुप जो टुवार्ड्स द व्यूअर नजर आते हैं उन्हें वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने दोनों जो मिथाइल थे साथियों, उन दोनों मिथाइल को वेज में रिप्रेजेंट कर दिया है। दोनों हाइड्रोजन जो है वो मुझसे दूर जा रहे हैं तो वो डैश में है। देखिए इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना रहा है, मिथाइल आपने वेज में बनाया, तो क्या आपको एहसास हो रहा है इसमें हाइड्रोजन डैश में है? हाँ साहब हाइड्रोजन है, ऐसे ही हाइड्रोजन हिडन है। तो इसको भी आप ऐसा काट सकते हैं, इसको आप वर्टिकल काटिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। यहाँ पर एक डाउट ही आता है कि क्या साहब एग्जाम्पल नंबर 4 में स्लाइस कट हो सकता है? स्लाइस कट, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे। होगा क्या रे? ना 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 ना, शुक्ला जी ने बोला ना 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 ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर साथियों आप इसे स्लाइस कट काटते हैं तो देखना ये फोटो इमेजिन करना कैसा है। यह है एक 3 का डब्बा, ऐसा ही इस पैड को 3 का 3 मेंबर रिंग समझ लेना। और इस पैड में ऊपर की साइड है CH3 और नीचे की साइड कौन है, हाइड्रोजन। इस पैड में ऊपर की साइड कौन है, CH3 और नीचे की साइड कौन है, हाइड्रोजन। आप इसको ऐसा तो काट सकते हैं, CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्लाइस कट काटने की सोची तो वो नाकाम सी साजिश होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब स्लाइस कट काटेंगे तो ऊपर बैठा CH3, इस कार्बन पे ऊपर कौन है, CH3 और नीचे कौन होगा रे, हाइड्रोजन होगा। ऊपर है CH3 और नीचे कौन है, हाइड्रोजन। तो जब आप स्लाइस कट काटेंगे तो CH3 के सामने कौन आ जाएगा रे, हाइड्रोजन आ जाएगा। माप आप हो जाएगा भाई साहब, इसमें स्लाइस कट नहीं हो पाएगा। ये तो मुझे पता भी है कि स्लाइस कट वहीं लगता है जब मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। बिड़ू ये मेरे को बता, जिस कार्बन पे CH3 और H लगे हुए हैं, जिस कार्बन पे CH3 और H लगे हैं उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 है या sp3 है? अरे सुगले, जब sp3 है तो प्लेनर हुआ कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर तो फिर स्लाइस कट कैसे कटेगा रे? स्लाइस कट तो कब लगेगा, जब sp और sp2 वाला ही होगा। बात समझ आई क्या साहब? एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 में आपने वेजडेस में क्यों नहीं दिया? 3 में नहीं दिया ना, 1 में दिया ना 2 में दिया। अरे कैसे दूं भाई, 1 2 और 3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 वाले है, तो sp2 है तो प्लेनर ही बनाना पड़ेगा। तो वेजडेस sp और sp2 में बन ही नहीं सकता। वेजडेस तो कहाँ बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनता है, ऑलरेडी प्लेनर है, इसलिए वेजडेस नहीं बन पाएगा। चलिए अब मुझे बताइए 5वां सवाल, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अरे 11। अरे तो यूं बता कि वर्टिकल काटूं का ओरिजेंटल है? किशोर साहब बोल रहे हैं, सेठी जी बोल रहे हैं, कैसे 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 काटना है रे? अंजलि जी बोल रहे हैं ओरिजेंटल काटना है कि वर्टिकल है? ओरिजेंटल है, बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है, ओरिजेंटल काट देंगे। तो इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। समझ आया साथियों? चलिए जी, अगली बारी आती है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट साथियों मैंने आपका मजबूत कर दिया है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा मुझे ये बताइए, पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ का ही रहे हैं? चौधरी गलेजा गलत तर कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, अरे भाई साहब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री साथियों हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले पेज पे हम पढ़ के आए ना, हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं उसको चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि उसमें पीओएस और सीओएस नहीं होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उस बेस को मजबूत बना रहे हैं कि पीओएस सीओएस होती क्या वाला है। जब पढ़ लेंगे तो फिर कोई कंपाउंड फ्यूचर में कभी भी आएगा तो डायरेक्टली देख के बता देंगे इसमें पीओएस है, सीओएस नहीं है, पीओएस भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दोनों में से कोई सा भी प्रेजेंट हो जाएगा तो बोल देंगे ना 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 ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है। हाँ भाई साहब आप भी गलत तर कर लीजिए, माहेश्वरी जी बोल रहे हैं हम भी गलत तर कर लेंगे, कर ले रसगुल्ला। हम्म। गुप्ता जी 5वें में स्लाइस कट नहीं होगा, अभी भी बताएं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्लाइस कट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है।
चलिए जी, अब अगला सुने आप सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगले 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आप कंपाउंड के सेंटर पे बैठ जाइए, बैठ जाइए। मतलब यूं समझिए, इस कंपाउंड को तो गोली मार, इस कमरे के सेंटर पे बैठ जा। इस कमरे के सेंटर पे बैठ के और ऊपर की साइड गया 2 मीटर, तो छत पे तुझे एक पंखा दिखाई दिया, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ, ऊपर का ऑपोजिट नीचे आ, और 2 मीटर पे उतनी ही डिस्टेंस पे बट डायरेक्शन ऑपोजिट नीचे रूफ फ्लोर में पंखा दिखाई देना चाहिए। फिर सेंटर पे खड़ा है और बैक साइड में जाता है तो एलन का बोर्ड दिखाई दे रहा है 1 मीटर पे, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैक का ऑपोजिट फ्रंट, उतनी ही डिस्टेंस पे 1 मीटर पे सामने वाली दीवार पे एलन का बोर्ड दिखाई देना चाहिए। सेंटर पे खड़ा है, बाजू में गया 3 मीटर पे एक विंडो दिखाई दे रहा है, तो बाजू का ऑपोजिट आजू जा और उतनी ही डिस्टेंस पे एक विंडो दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बोलूंगा साहब इस कमरे में इस सेंटर के अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। हर डायरेक्शन में आपको चेक करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलना चाहिए, तब कहते हैं उस कंपाउंड में उस सेंटर के अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बात ठीक ठीक कलेजे तक पहुंची है तो सवाल तय करेगा। सेंटर पे बैठ गए हैं साहब, सेंटर पे बैठने के बाद इस डायरेक्शन में जाके राइट हैंड साइड गया और थोड़ा सा ऊपर गया तो ब्रोमीन मिला, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, इधर गया राइट तो राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा सा नीचे जाना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। उतनी ही डिस्टेंस पे चलने के बाद क्या आपको ब्रोमीन मिला है? हाँ मिला है। ठंड रख, अभी जवाब मत दे देना सेंटर ऑफ सिमेट्री, हर डायरेक्शन में चेक कर। अगली देखा तो फिर मैं लेफ्ट में गया के ऊपर जाता हूं तो मुझे हाइड्रोजन मिलता है, तो लेफ्ट का ऑपोजिट राइट में गया और नीचे जाता हूं तो भी मुझे हाइड्रोजन मिलता है। और ठंड रख, एग्जैक्टली टॉप में गया तो हवा, एग्जैक्टली बॉटम में गया तो हवा, एग्जैक्टली लेफ्ट में गया तो हवा, एग्जैक्टली राइट में गया तो भी हवा। सेंटर के अबाउट हर डायरेक्शन में चेक करके आ गया, इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ सेम मिल रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगला चेक कर लेते हैं, सेंटर पे गया, राइट हैंड डायरेक्शन में जाके ऊपर की साइड में जाता हूं तो क्लोरीन, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, ऊपर का ऑपोजिट बॉटम, क्लोरीन मिल रहा है। ठंड रख और चेक कर, राइट हैंड डायरेक्शन में जाके, राइट हैंड डायरेक्शन में जाके बॉटम में गया तो ब्रोमीन, राइट हैंड लेफ्ट में जाके टॉप में गया तो ब्रोमीन, बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब हाँ साहब इस कंपाउंड में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आपको यस और नो में जवाब देना है, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा, सेंटर पे बैठ गया, डायगोनल में गया तो ऑक्सीजन, तो राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड जाता हूँ ऑक्सीजन, तो राइट का ऑपोजिट लेफ्ट और ऊपर ऐसा डायगोनली गया तो एग्जैक्टली नीचे डायगोनली में जाए, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन जा, ये ऊपर की साइड में गया तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर ऑक्सीजन मिल रहा है नीचे भी ऑक्सीजन मिल रहा है यार भाई, मिल रहा है। और चेक कर, और चेक कर, हर दिशा में चेक कर, ऊपर की साइड जाके और टॉप में आया तो फ्लोरीन मिला, ऊपर की साइड गया वेज मतलब टॉप में आ गया फ्लोरीन मिला, ऊपर की साइड जाके टॉप में आया तो फ्लोरीन मिला, ऊपर का ऑपोजिट नीचे जा, टॉप में फ्लोरीन मिल रहा है तो प्लेन के बॉटम में जा, क्या फ्लोरीन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या किया है तूने, पहले आप आए ऊपर की साइड तो ऊपर का ऑपोजिट नीचे, फिर तुम आए टॉप में, ये प्लेन ऑफ पेपर था इसके टॉप में आए तो फ्लोरीन, तो इस प्लेन ऑफ पेपर के नीचे की साइड में जाके और बॉटम में जा तो क्या फ्लोरीन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ऐसा ही अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 देख के अब मुझे जनता का रेस्पॉन्स चाहिए। मुझे ये बताइए भाई साहब, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? ये सवाल आपके लिए है, 3 सवाल चौधरी का, चौथा जनता का। हाँ गिना रहा, और हाँ गिना, नन्ना 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 नन्ना, जनता नन्ना नन्ना ना जवाब क्यों दे रही है? मुझे तो नजर आ रहा है, ये ले एनएच के सामने एनएच दिख तो रहा है, ये रहा एनएच, एनएच दिक्कत कहाँ है? एनएच के सामने एनएच आ तो गया, कहाँ प्रॉब्लम क्या भाई? क्लोरीन में प्रॉब्लम है, परफेक्ट पकड़ा है, एनएच में प्रॉब्लम नहीं है। तुम डायगोनली इस साइड में आ गए तो डायगोनली उस साइड में चले गए, यहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइड में आके टॉप में आते हैं, प्लेन के टॉप में आते हैं तो क्लोरीन मिला, तो उस साइड में जाके टॉप में जाना या बॉटम में है? और टॉप में कि बॉटम में? बॉटम में है। इस साइड में देखिए साहब, बॉटम में जो हिडन है वो हाइड्रोजन है, यहाँ कौन है? क्लोरीन है, तो वहां बॉटम में भी तुझे क्लोरीन मिलना चाहिए था, इसलिए इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात समझ आई साथियों? और पक्का समझ आई क्या? कन्फर्म समझ आया भाई साहब?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला एक मिसलेनियस टाइप का सवाल है मेरे पास। ये सवाल देख के ऑप्शन में बाद में बनाऊंगा, एक ऑप्शन मैंने आपके लिए बनाया है बस अभी। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बेसिक मजबूत हो गया है, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी बाद में बनाऊंगा, पहले ए वाला ऑप्शन देख के बताइए। फोटो ये बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड पी। कंपाउंड पी ये दिया गया है। आप मुझे ये देख के बताइए क्या ऑप्शन ए कंपाउंड पी का मिरर इमेज है। एक मिसलेनियस टाइप का सवाल है, बस सोचना है बैठे बैठे। क्या कंपाउंड ए गिवन कंपाउंड का मिरर इमेज है क्या? सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिक्स से जवाब आ रहे हैं। अरे भाई यूं बता कि जो शीशा इतने लगा दूं, क्या इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनया रहे? अरे बनया गया भाई। हाँ साहब, अगर आप मिरर यहाँ लगा देते हैं तो कभी कभी शीशे के सामने खड़ा हुआ है जो उधर खड़ा हुआ है क्या? तो जब शीशा सामने होगा तो भीतर एक चौधरी बनेगा। तो तेरे को पता है मिरर इमेज कैसे बनेगी? तो शीशा जैसे ओरिजेंटल तूने लगा दिया, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन आ गया, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन आ गया। जैसा फोटो था ट्राइंगल का मुंडी ऊपर था तो पलट गया है। अरे समझ आएगा रे भाई। तो जैसे ये पेन है, ये पेन है, शीशा सामने लगाएगा तो उस साइड में पेन पलटा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो अगर आपने एक्स एक्सिस के अक्रॉस शीशा लगा दिया है, ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस, तो बिल्कुल परफेक्ट कंपाउंड ए उसका मिरर इमेज है। अब मैं बना रहा हूं दूसरा ऑप्शन। मान लीजिए फोटो आपने ऐसा लगा दिया, 3 का डब्बा, और मैंने यहाँ पर वेज में ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पर डैश में फ्लोरीन लगा दिया। क्या ऑप्शन बी भी, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, क्या कंपाउंड बी भी गिवन कंपाउंड पी का मिरर इमेज है क्या? अरे है क्या? हाँ, जनता का अब जवाब आया। तो ये अगर मिरर इमेज है तो मुझे ये बताओ शीशा किधर लगाना है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वर्टिकल लगाना है, वर्टिकल लगाना है भाई साहब। ये शीशा यहाँ लगा देना, जैसे ये शीशा यहाँ लगा देगा, ये शीशा यहाँ लगा देगा, क्या एहसास हो रहा है इसका मिरर इमेज ही बन जाएगा। ट्राइंगल, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन आ जाएगा और फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन आ जाएगा। हाँ साहब, एक्स एक्सिस पे भी शीशा लग सकता है, वाई एक्सिस पे भी शीशा लग सकता है, तो अपना बी ऑप्शन भी आ गया है। ये तो बात वैसी हो गई ना कि चौधरी खड़ा है। अब देखिए शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, शीशा मना नहीं करता है। शीशे के सामने खड़े, शीशा सामने वाली दीवार पे लगा है, भीतर एक चौधरी बन जाएगा। शीशा साइड वाली दीवार पे भी तो लग सकता है, इस दीवार पे भी तो लग सकता है, तो इधर मिरर इमेज बन जाएगा। हाँ साहब, 3D में 3 एक्सिस होता है, सामने दीवार पे लगा दिया है, बाजू में लगा दिया है। क्या शीशा रूफ पे भी लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता? अगर रूफ पे शीशा लगा दिया तो उसका मिरर इमेज ऑब्जर्व करना साथियों। सुनना, कान खड़े करना, कान खड़े करना। एक शुक्ला पहले से आंसर दे रहा, सर आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ दी जाएगा, क्योंकि आप जो सी बना रहे हैं वो आएगा ही आएगा। अब शुक्ले ठंड रख, ठंड रख, पहले चेक कर। तो शीशा सामने लगाया तो भी मिरर इमेज बनेगा, शीशा बाजू में लगाया तो भी मिरर इमेज बनेगा। ऊपर वाला चेक करता हूं, अगर रूफ पे मिरर इमेज लगा लिया, ध्यान से सुनते रहना साथियों, चैट पे नहीं, अब ध्यान से सुनना। अगर रूफ पे एक ही झटके में, एक बार चौधरी फुल एनर्जी समझागा, एक ही झटके में समझने की कोशिश करना। अगर आप रूफ पे शीशा लगाते हैं, अगर आप रूफ पे शीशा लगाते हैं तो कैसा होगा? मान लीजिए चौधरी फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे बैठा, आप अपने कमरे में बैठे, और अगर आपने छत पे शीशा लगा दिया तो चौधरी सीधा सीधा यूं बैठा है, तो चौधरी की खोपड़ी ऊपर है और टांगे नीचे है। आम इंसान का ऐसा ही होता है, मुंडी ऊपर टांगे नीचे। यहां मिरर इमेज लगाया तो मेरी फर्स्ट फ्लोर पे मिरर इमेज बनेगी, और हम दोनों को ब्रह्म देवता देख रहा है ऊपर आकाश से, मुझे भी देख रहा है और मेरी मिरर इमेज को भी देख रहा है। देखना 3D में कैसा फील आएगा, जैसा 3D में कैसा फील आएगा। मैं जब सीधा बैठा हूं तो ब्रह्म देवता देख रहा है, चौधरी सीधा बैठा है, उसका मुंडी ऊपर है, टांगे नीचे है। जब मेरा मिरर इमेज पहले माले पे बनेगा तो बीड़ू ये बता कि वो चौधरी का मिरर इमेज जो बन रहा है पहले माले पे, वो सीधा चौधरी होगा या पलटा हुआ? अरे सीधा होगा या उल्टा? उल्टा होगा। अगर वो उल्टा होगा तो उस चौधरी की जो मिरर में, जो ऊपर वाला चौधरी है मिरर में वाला, उसकी खोपड़ी नीचे होगी और टांगे ऊपर होंगी। समझ आई क्या? हम दोनों को जो ब्रह्म देवता देख रहा है, जब वो मुझे देखेगा, सिर्फ पहले जब मुझे देख रहा होगा, तो ब्रह्म देवता क्या बोल रहा होगा? भाई चौधरी की मुंडी मेरी साइड आ रही है, चौधरी की मुंडी मेरी साइड आ रही है। तो जो ग्रुप टुवार्ड्स द व्यूअर होता है उसको वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने ओरिजिनल चौधरी को कहा कि चौधरी का मुंडी मेरी साइड है, टुवार्ड्स द व्यूअर है।
जब चौधरी की मिरर इमेज को देखा तो ये बता मिरर इमेज में चौधरी सीधा था या पलटा हुआ? पलटा हुआ। चौधरी का मुंडी ऊपर था या नीचे? नीचे। ब्रह्म देवता जब उस चौधरी की मुंडी को देख रहा था मिरर इमेज वाले को, तो उसे वेज बोलेगा या डैश में? डैश में बोलेगा। कहने का मतलब अगर आपने रूफ के अक्रॉस जेड एक्सिस वाला टॉप मिरर लगा दिया है तो वेज वाला हिस्सा चौधरी का जो खोपड़ी है वो पलट के किस में चला जाएगा रे? डैश में चला जाएगा। ऐसे आप टांगों के बारे में भी सोच सकते हैं। ओरिजिनल चौधरी की टांगे नीचे थी, डैश में थी, और जब मिरर में देखेगा तो टांगे ऊपर आएंगी, वेज में। यानी अगर आपने रूफ के अक्रॉस टॉप मिरर लगाया होता, फिलहाल मैंने एक्स एक्सिस मिरर लगाया, वाई एक्सिस मिरर लगाया, अब अगर साथियों मैं टॉप मिरर लगा देता हूं, विड्रॉ नहीं कर सकता, लिख रहा हूं, इमेजिन आपको मैंने करवा दिया है, रूफ के अक्रॉस अगर आप टॉप मिरर लगाते हैं तो फोटो कैसा बनेगा? 3 का डब्बा पड़ा, वेज वाले सारे ग्रुप डैश में चले जाएंगे और डैश वाले ग्रुप सारे वेज में चले जाएंगे। पोजीशन मत बदल देना, ब्रोमीन जहां है वहीं रहेगा। चौधरी का लेफ्ट हाथ जिधर है लेफ्ट में है तो मिरर इमेज में भी शुक्ले लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला हाथ राइट में है तो मिरर इमेज में भी राइट में ही रहेगा, बस मामला पलट जाएगा। तो वेज वाला ग्रुप डैश में चला गया और डैश वाला ग्रुप है वेज में आ जाएगा। ये हमने टॉप मिरर के अबाउट मिरर इमेज बना दी। कहने का मतलब सारी मिरर इमेज बन जाएंगी। बात समझ आया क्या? यानी किसी भी कंपाउंड की आपने शीशे लगा के मिरर इमेज बना सकते हैं। तो अगर आपने टॉप मिरर लगाते हैं तो वेज वाला डैश में और डैश वाला वेज में चला जाता है। समझ आया क्या भाई? तो ये बात अगर ठीक ठीक समझ आ जाती है तो आगे बढ़ने में मजा आएगा। ये बात समझ लेना, जिन लोगों को अभी भी फील नहीं आ रहा अपने कमरे में खुद ही बैठ जाना, जो एग्जाम्पल समझा है उसी से फील आ जाएगा। कमरे में खुद को इमेजिन कर लेना और अपनी छत पे शीशा लगा के सोच लेना भाई मैं कैसा खड़ा हूंगा तो मेरी इमेज पलटेगी, मेरी मिरर इमेज पलटेगी तो मेरी खोपड़ी जो वेज में है वो पलटेगी, तो खोपड़ी नीचे आएगी तो डैश में चली जाएगी। यानी वेज वाला हिस्सा डैश में और डैश वाला हिस्सा वेज में चला जाएगा। अगर आपने टॉप मिरर बनाया है तो टॉप मिरर के अबाउट ये हो गया। एक्स जो कंपाउंड ए वाला जो मिरर इमेज बना है ना साथियों, ये कोई टॉप मिरर नहीं है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहां शीशा लगाया है। ठीक है, तो इसमें तो 3 का डब्बा पलट जाएगा बस, बाकी कंपाउंड के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ आया जी? तो ऐसा अपन 3 एक्सिस में ये बात समझ आ जाती है तो अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक झटके में चीज समझ आएंगे। देखना, अगर आपको मिरर इमेज का आइडिया लग गया ना, अब एक झटके में समझ आएंगे। बस अब आप 2-3 सेकंड के लिए अपने आप को सुकून में रखिएगा। ठीक है, जनता एक डाउट ये पूछ रही है कि साहब सी वाले ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं पलटेगा क्या? ये ट्रायंगल सीधा है, ट्रायंगल सीधा ही रहेगा क्या? हाँ रहेगा ना। इसको ऐसा समझ कि ये अपना माउस पैड वाला यहाँ ट्रायंगल बना दे ऐसा, और जब मिरर यहां बनाएगा तो उसका ट्रायंगल भी साथ ही ऐसा ही रहेगा। इस माउस पैड का ट्रायंगल एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। बस होगा क्या, इस पे अगर आपने कोई मार्कर ऊपर की साइड, मैंने उंगली ऊपर लगाई, यूं समझना ये आपका एक कंपाउंड है, 3 मेंबर रिंग है, और इसमें यहाँ पर ऊपर की साइड आपने ब्रोमीन लगा दिया, दूसरे फ्लोरिंग को गोली मार, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, बीच में यहाँ शीशा लगा। अब जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ना तो ट्राइंगल तो ऐसा ही बनेगा लेकिन इस पे ब्रोमीन नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। तो ट्राइंगल तो एग्जैक्टली ऐसा है, इसका मिरर इमेज भी ऐसा ही बनेगा, बट ब्रोमीन जो आपका ऊपर की साइड में था वो आपको नीचे की साइड में लटका हुआ दिखाई देगा। तो ग्रुप वेज वाला डैश में जाएगा, बाकी ट्राइंगल तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल, निशी साहब सिंगल साहब ने बोला अब समझ आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब समझ आ गया तो अब अगला पेज ले, इनहेंसियोमर्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इनहेंसियोमर्स होते क्या है, समझना भाई साहब। इनहेंसियोमर्स कोई कंपाउंड नहीं होता। सुनना, 2-4 मिनट का खेल और बहुत ही आनंद आएगा तुझे। जिन लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ना इनहेंसियोमर्स, उनको भी रिवीजन करने में आनंद आएगा, एक अलग नजरिए से इनहेंसियोमर्स जिनके हम कभी भूलेगा नहीं। जब भी किसी कंपाउंड को लेते हैं हम लोग और उसका मिरर इमेज बनाते हैं तो देखिए शीशा किसी को मना नहीं करता, शीशे के सामने कुछ भी रख दीजिए आप, वो हमेशा उसका मिरर इमेज बना लेता है। लेकिन अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज बनाई, एक कंपाउंड लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता चलेगा? उसमें पीओएस और सीओएस नहीं होंगे। ऐसा कंपाउंड, सुनते रहना, ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर उसका मिरर इमेज बनाया तो उसकी जो मिरर इमेज है और ये ओरिजिनल जो कंपाउंड है, ये जो जोड़ा है, इस जोड़े के बीच के रिश्ते का नाम दिया जाता है इनहेंसियोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज जब बनती है
pair of optically active compound which are mirror image of each other are called enantiomers. ध्यान रहे, शीशे के सामने किसी कंपाउंड को रख देते हैं तो मना नहीं करता। कहने का मतलब अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज बनाई तो इस जोड़े के बीच के रिश्ते का नाम होगा enantiomers। लेकिन अगर आपका कंपाउंड बाय डिफॉल्ट ऑप्टिकली एक्टिव ना होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तब भी मिरर इमेज तो बनेगा, शीशा मना नहीं करेगा, लेकिन तब वो जो जोड़ा होगा उनके बीच के रिश्ते का नाम क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। समझ आया? यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज होगी तो क्या होगा रे भाई साहब? enantiomers। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज होगी तो क्या होगा रे? आइडेंटिकल। एग्जांपल से समझ लेते हैं सवाल कैसा दिया जाएगा। दो फोटो दे दिया, कंपाउंड पहला एग्जांपल, ये पहला फोटो ये दूसरा फोटो, और सवाल सीधा सीधा पूछा इन दोनों फोटो के बीच में रिश्ता बताइए भाई साहब, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले तो मैंने कंपाउंड को टुकुर 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 देखता रहा, बाद में पता चला भाई साहब शीशा लग चुका है। मिरर इमेज तो है, वाई एक्सिस वाले अबाउट मिरर के अबाउट मिरर इमेज तो है। अगर मिरर इमेज है तो जिंदगी में हमेशा गांठ बांध के रख लेना, जब भी दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनके बीच में दो ही रिश्ते हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं वो enantiomers या तो हो सकते हैं क्या? आइडेंटिकल। दो दो मात्र रिश्ते हो सकते हैं, या तो enantiomers या तो आइडेंटिकल। चूंकि मिरर इमेज है, अब ये भी चेक कर कि ये ऑप्टिकली एक्टिव की है या इनएक्टिव की है। कैसे चेक करेगा ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? अभी बताया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री absent होना चाहिए। चलिए सा इस कंपाउंड में चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए भाई साहब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऐसा वर्टिकल काट दूं क्या? हॉरिजॉन्टल नहीं साहब, यानी इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मैं बोलूंगा वैसे भी नहीं दिख रही, और मैं बोलूंगा क्लोरीन इधर है और इस साइड में कुछ है ही नहीं। वैसे भी कहूं तो ऑड मेंबर रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ नहीं सकती, क्योंकि ऑड मेंबर रिंग में सेंटर के अबाउट ऊपर जाएंगे तो चौंच मिलेगा, नीचे जाएंगे तो बॉन्ड मिलेगा। तो ऑड मेंबर रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे भी नहीं आ सकती। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा रे बेडू? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज क्या कहलाएगा? जो धर है enantiomers। यानी ये जो रिश्ता है इस रिश्ते का नाम क्या होता है जी? enantiomers। बात समझ आई रे भाई साहब? Enantiomer is not a compound. Underline my words. Enantiomer is not a compound. It is a relationship between two compounds. Enantiomer किसी कंपाउंड का नाम नहीं होता, ये दो कंपाउंड के बीच के एक रिश्ते का नाम होता है enantiomers. Geometrical isomers is not a compound. दो कंपाउंड के बीच के एक रिश्ते का नाम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन, पोजिशन, फंक्शनल इज नॉट ए कंपाउंड। दो कंपाउंड के बीच की रिश्ते का नाम होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ठीक है जी? तो हाँ साहब, दोनों कंपाउंड के बीच के जो रिश्ते का नाम दिया गया वो एनेंशियोमर्स इसलिए क्योंकि दोनों कंपाउंड में पीओएस और सीओएस मौजूद नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज है, दैट्स व्हाई दे आर एनेंशियोमर्स। अगला एग्जांपल देखना साथी। पहले तो मुझे देख के बता, क्या कंपाउंड मिरर इमेज है? क्या कंपाउंड मिरर इमेज है क्या रे? अगर है तो कौन से शीशे के अबाउट है? और अभी भी पढ़ा के आए हूं, बता कौन से शीशे के अबाउट है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या टॉप मिरर? अरे रूफ वाला। अरे जनता को अब फील आ गया सर, पंखे वाला रूफ वाला मिरर है, क्योंकि अगर आप टॉप मिरर लेते हैं तो मुझे एहसास है टॉप मिरर के अबाउट वेज वाले डैश में बदल जाते हैं और डैश वाले वेज में, वेज वाले डैश में, वेज वाले डैश में। हाँ साहब, टॉप मिरर के अबाउट मिरर इमेज तो है। मिरर इमेज है मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिश्ते का नाम आइडेंटिकल होगा या तो रिश्ते का नाम इनेंशियोमर होगा। चेक करते हैं पहले वाले कंपाउंड में। साथी मुझे ये बता दे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या रे? अरे कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बता? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल है? और कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? वर्टिकल वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है साथी, ये ले वर्टिकल वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री में ना भी चेक करूं तब भी मैं कह सकता हूं कंपाउंड कैसा होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों एब्सेंट होना चाहिए, दोनों एब्सेंट होना चाहिए। हालांकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि और मेंबर रिंग है, बट फिर भी बोलूंगा एक भी अगर आपका मौजूद हो जाएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब दोनों इनेंशियोमर्स या आइडेंटिकल है। अरे दोनों एनेंशियोमर या आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल कहलाएंगे भाई साहब। दोनों कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल्स कहलाएंगे। बात समझ आई? तो हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज तो एनेंशियोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव की मिरर इमेज तो आइडेंटिकल कहलाएंगे। ये दिव्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए साथी। तभी दिल में ख्याल आया,
कि सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने बोला ये दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा। आइडेंटिकल तो वो होता है ना जो एक जैसा दिखाई देता है, तो ये तो एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा। अरे है, देख, इस पहले कंपाउंड को पकड़, इस पहले कंपाउंड को पकड़ और इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस इसे 180 डिग्री घुमा दे। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इस कंपाउंड को मैं बी नाम दे देता हूँ। अगर आपने पहला कंपाउंड ए पकड़ा और इसे इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस 180 डिग्री घुमा देंगे, इत्तेफाक से आपको कंपाउंड बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये आपका इस एक्सिस के अक्रॉस जब आप घुमाएंगे इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस, तो फिलहाल जो मिथाइल है वो वेज में है, मतलब ऊपर की साइड में। जैसे इस एक्सिस के अक्रॉस 180 डिग्री घुमाएंगे तो मिथाइल वाला घूम के इस पार आएगा, लेकिन टॉप में जाएगा या बॉटम में? बॉटम में चला जाएगा, डैश में चला जाएगा। ऐसे ये मिथाइल भी वेज में है, जब घूम के उस पार जाएगा तो ये भी डैश में चला जाएगा। यानी अगर आपने इसे घुमा के और दूसरे वाले कंपाउंड बी में कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब तो आइडेंटिकल हुआ। ये बात यूं समझ के चौधरी खड़ा है और चौधरी के सामने जो स्क्रीन पे अपना जो जनता पांडाल बैठा है उसमें कोई एक बालक गजोधर है, और गजोधर अपना घूम जाए, गजोधर का मुंडी उधर चला जाए और पीठ मेरी पीछे साइड आ जाए, तो गजोधर से रामलाल थोड़ी ना बन जाएगा भाई। यानी किसी कंपाउंड को घुमाने के बाद अगर वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब तो दोनों आइडेंटिकल है। समझ आया? यानी घुमाने के बाद अगर कंपाउंड इंटर कन्वर्ट हो गया, दैट मींस दे आर आइडेंटिकल। तो साहब फिर तो मेरे दिल में ये भी मचल उठा बात कि फिर तो मैं पहले वाले कंपाउंड को घुमा देता हूँ ना, क्योंकि बीकर में तो मोलिक्यूलर रैंडम मोशन करेंगे तो कैसे भी घूम सकते हैं, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कैसा भी घूम सकता है, तो इसको भी घुमा दूं और घुमा के मैंने ये बना दूंगा, तो फिर तो आंसर ये भी आइडेंटिकल होना चाहिए। दावा है साहब मेरा, इसको आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे जैसा भी घुमा ले तेरी मर्जी। अगर जिस दिन तूने इसको घुमा के इसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ओरिएंटेशन लेके आया, मैं अपना आंसर इन एंशियोमर्स काट के आइडेंटिकल लिख दूंगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि साथियों जब आप इसे वर्टिकल एक्सिस के क्रॉस ऐसा 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्लोरीन घूम के इस पार तो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इधर वेज में है, जब घूम के इस पार जाएगा तो किस में जाएगा रे? डैश में जाएगा। तेरे को दूसरी पार घुमा के इस पार ले जाना है, लेकिन वेज में ही चाहिए, वेज में चाहिए। इसका मतलब कभी भी इसको घुमा के ये कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। जब ये भुना ही नहीं पाएगा तो दैट मींस दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो क्या दोनों चीजों में अंतर समझ आया? व्हाट आर द इनएंशियोमर्स एंड व्हाट आर द आइडेंटिकल? अरे जनता को समझ आया क्या? पक्का भाई? तो ठीक है, अगले पेज पे दो चार एग्जांपल्स हैं, अपन करेंगे उनको। अगले पेज पे में सवालों में इतना ही पूछा गया है कि कौन कौन से इनएंशियो मतलब रिश्ता क्या है, इनएंशियोमर है या आइडेंटिकल है। 5 एग्जांपल है, एक पेज पे 6वां एग्जांपल है, नोट की दो छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं हैंडआउट आपको भेज दूं, समय हमारा समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और फिर 1-2 मिनट बचेगा तो बिल्कुल अपन उसमें करेंगे। या आप होमवर्क में करके आएंगे क्या? एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 क्या होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे? अगली क्लास में आते ही यहीं से शुरू करेंगे, क्या बोलता भाई? बात समझ आएगा? बिल्कुल परफेक्ट जनता यस सर बोल रही है। कहने का मतलब आपको करना क्या है साथियों, आपको ये चेक करना है कि वो मिरर इमेज है, और अगर मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली एक्टिव के हैं या इनएक्टिव के। अगर ऑप्टिकली एक्टिव के हैं तो इनएंशियोमर्स कहलाएंगे, इनएक्टिव के हैं तो आइडेंटिकल कहलाएंगे। परफेक्ट है, चलिए एकदम परफेक्ट है। चलिए जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये अल्लाह, तो ये जनता को हैंड आउट भेज देते हैं पहले। और ठंड रख रहा भाई, ठंड रख, मिल रहा है, हैंड आउट मिल रहा है। जया ये ले, एक और ले ले अब, एक हैंड आउट और भेज देते तेरे को। आज का जो रेस का डिस्कशन किया है उसको भी ले ले, उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिव्य ज्ञान मिलेगा तुझे। अरे भाई जनता को दोनों हैंड आउट भेज दिए, चमक गया क्या? एक रेस का डिस्कशन भी भेज दिया, आज वाला लेक्चर भी भेज दिया, पक्का? तो ये आप आइसोमेरिज्म के जो लास्ट के 2 पेज हैं,
या आप अगली क्लास में होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करके आए साथियों। और जो भी एक आधे डाउट्स अक्सर रह ही जाते हैं, ये मेरे को मालूम है, अगर आप ना भी बोलेंगे तब भी मुझे मालूम है, अगर आप इंसान हैं तो जो भी हम डिस्कशन करते हैं, जैसे रेस आज डिस्कस किया, 4-5 सवाल मैंने बता दिया आपको डिस्कशन में, फिर भी जनता को एक आधा डाउट्स रह ही जाता है। देखिए इतने सारे बच्चे हमारे पास हैं, किसी का डाउट पहला सवाल होगा, किसी का दूसरा होगा, किसी का तीसरा होगा, तो ऐसे करके बोलूंगा तो 10 सवाल डाउट आ ही जाते हैं। बट मैं जनरली वो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ जो मेजोरिटी ऑफ जनता के साथ रहते हैं। फिर भी कोई एक आधा गरीब आत्मा, यूं समझ लीजिए तड़पती आत्मा, मायूस ना होने की कोशिश ना करें, सॉल्यूशन देखें, ना समझ आए, चौधरी व्हाट्सअप हमेशा आपके लिए इंतजार करता है। जब भी कभी आप कोई भी डाउट महसूस करें, लेक्चर फिनिश होने के बाद व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, रात होने से पहले पहले जवाब आपके पास जरूर पहुंचेगा। करते हुए, और जो लोग मेरे साथ जीओसी से जुड़े हुए हैं उन्हें यूं समझ लीजिए 5 लेक्चर और हो गए हैं, वो 10 लेक्चर से जुड़ गए हैं। अब अपने हालात ऐसे होने चाहिए कि धीरे धीरे कनेक्शन भी मजबूत होता जा रहा है, और लेक्चर किसी भी हालात में आपका मिस नहीं होना चाहिए। कैसी भी हालात पैदा हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, सर टूट जाए, खोपड़ी टूट जाए, लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। इवन सिंगल लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही हम रिवीजन मोड में चल रहे हैं, लेकिन साथियों जब मैं क्लास 12 पढ़ाऊंगा तो जो जो अभी पढ़ा रहा हूं ना, इन चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बोलूंगा, ये तो बेडू जब मैं आइसोमेरिज्म रिवाइज करवा रहा था तब बताया गया रहा मिरर इमेज इन इंस्यूमर आइडेंटिकल, तब मेरे को आपका रेस्पॉन्स चाहिए भाई साहब। अब मैं अपनी जान जी जान लगा रहा हूं, तब तेरी साइड से मेरे को भी आपकी साइड से जी जान लगनी चाहिए 100% एफिशिएंसी से। हालात विपरीत हैं, चलते रहेंगे, चलते रहने दीजिए साहब, कोई भी तकलीफ नहीं है। हालात कभी भी मुश्किल हो, अगर आपने सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत, कंटिन्यूटी के साथ बने रहेंगे, बिल्कुल जीत हमारी होनी आसान है। परिस्थितियां कैसी भी आए, अंधकार कितना भी हो, लेकिन अगर आपने सच्ची उम्मीद, सच्ची मेहनत के साथ लगे रहेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और मुझे फिर से वो अपने ही अल्फाज याद आ जाते हैं, अपने ही अल्फाज याद आ जाते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, 7 समंदर पार हो। हाँ, लंकेश रावण था, बहुत अंधकार था वहां पर। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, 7 समंदर पार हो, विजित हमेशा उजाला हुआ है, बस सत्य का आधार हो, बस सत्य का आधार हो। सत्य का आधार होना चाहिए। आपके हार्डवर्क में सच्चाई झलकनी चाहिए। आपको खुद को मालूम है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको खुद को मालूम है मैंने पाप नहीं किया है या मैंने पाप किया है। बस आपके हार्डवर्क में सच्चाई झलकनी चाहिए, सत्य का आधार होगा। यकीन मानिए, उजाला हमेशा विदित होता है, विजय हमेशा उजाले की होती है। लॉकडाउन में रामायण देखा आप लोगों ने? हुँ? राम इंसान नहीं थे, इंसानियत का एक उदाहरण थे राम। राम से सीखिए ना। राम ने जीवन में कोई भी दैवीय चमत्कार नहीं किया, अपार शक्तियां थी, लेकिन कभी भी ऐसा छूमंतर किया और जादू हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। राम ने हर चीज को इंसानों की तरह जिया साहब, और इंसान बनकर हर परिस्थिति का सामना किया। राम चाहते तो अयोध्या में राजविलास में बैठ सकते थे, सुकून की जिंदगी जी रहे होते हो साहब, वो राम थे। बट गए वो वन में गए, वनवास झेला, अपनी खोई हुई पत्नी को पाने के लिए वानर सेना, जो भी संसाधन थे उनको इकट्ठा किया, मानवता को इकट्ठा किया, और फिर अंधकार पे विजय प्राप्त की। वो राम थे साहब। तब कहता हूं, राम जब अयोध्या में थे तो सिर्फ राम थे, लेकिन जब वन से लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए साहब। राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, वन से होके गुजरना पड़ेगा, वन से होके गुजरना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मजबूत इरादे होने चाहिए साथियों। ये लॉकडाउन क्या था? ये शांति काल था। पिछले 7-8 महीने जो गुजरे हैं, ये अपने आप से मिलने का वक्त था। एक आज दिल में कुछ अल्फाज अपने आप आ रहे हैं। 2-4 मिनट है आपके पास, 1-2 मिनट? तो ये लॉकडाउन एक शांति काल था, दुनिया बहुत तेज भाग रही थी और हमें रुकने का मौका मिला, अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिला, खुद से मिलने का मौका मिला। इस लॉकडाउन में हम सुकून से घर पे बैठे थे, अपने आप से मिले, अपने आप को पहचाना, परिवार को जिया, सुकून से खाली किताबों में
वक्त में किताबों के साथ अपनी रुचि पैदा की, अपने आप को जिया, संस्कार को जिया, परिवार को जिया, राम को जिया। बेचैन वो थे जिन्होंने बाजार को जिया। बेचैनी उनमें थी, मुझ में नहीं। मैं एकदम ठंडे पानी की तरह अपने किताबों के साथ सुकून से बैठा हुआ अपने आप को पाने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या हूं, क्या करना चाहता हूं, मेरी हॉबी कहाँ है और मुझे इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। वो था साहब। इस लॉकडाउन ने मुझे रुकना सिखाया, अपने आप से मिलना सिखाया। तब कहता हूं, कौन कहता है दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं। अपनी ही पंक्तियां लिखी हुई याद आती हैं कि कौन कहता है दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं। पूरी जिंदगी गुजर जाती है इंसान को खुद से मिलने में। खुद से मिलिए साहब, खुद से मिलिए। अपने आप से मिलना, लोगों को पूरा उम्र गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता मैं कौन हूं, क्या हूं। अपने आप से मिलना सिखाया इस लॉकडाउन में। मेरी एनर्जी को कलेक्ट करना सिखाया। हाँ, मैं कर सकता हूं। बस जरूरत है तो एक सच्ची मेहनत की, कंटिन्यूटी की। सत्य अगर आधार है, अंधकार पे उजियारा हमेशा विजय प्राप्त करेगा। बहुत हार्ड वर्क। लगे रहें, मस्त रहें साथियों। राधे राधे। राधे राधे। समाचार समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है। जितना भी आपको रिवाइज करवाया जा रहा है उतना आप रिवाइज करते रहें, रेस अटेम्प्ट करते रहें, मस्त रहें। राधे राधे। ये वर्ड कर लीजिए। ना कोई क्लास नहीं।